दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गोपीचंद चौधरी है। मैं भरतपुर राजस्थान से आपसे बात कर रहा हूँ और मेडिकल मेरा जॉब है। नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। हम लोग इस बिजनेस को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बिजनेस से हमारी जिंदगी में जो चीजें हमने हासिल की हैं वो मैं नौकरी से कम नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता और कोई कर पाता नहीं कर पाता, बट जो मैंने हासिल किया है इससे वो जॉब से संभव नहीं था। आज हम बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे और दिल से ही बात करेंगे। बहुत लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि जी हम एमबीए ही क्यों करें, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में अकेले हमें, बहुत सारी कंपनीज है। और एक जेन्युइन सवाल है, आना भी चाहिए दिमाग में, एमबीए क्यों करें, क्या खासियत है हमारी, क्या हमारे प्रोडक्ट के साथ खासियत है, क्यों लोग इतने सेटिस्फाई होते हैं। कुछ लोग बुराई करते मिलेंगे तो कुछ लोग बहुत पैशन के साथ तारीफ करते मिलेंगे। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है? जब लीडर से बात करोगे तो वो कहेगा एमबीए जैसा कुछ है नहीं। मुझसे बात करो तो मैं पूरी रात इस बात पर प्राउडली आपको फैक्ट दे सकता हूँ कि इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिस इंसान ने इससे अर्निंग नहीं ले पाया, जो इसको बिल्ड नहीं कर पाया, वो ये पूरी रात अपनी बात को रख सकता है कि एमबीए क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये डिफरेंस आता क्यों है? ऑब्वियसली नॉलेज की या इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से ये चीजें पैदा होती है। राइट इंफॉर्मेशन अगर राइट टाइम पर नहीं ट्रांसफर होती तो ये जो डिफरेंस है ये क्रिएट हो जाते हैं। आज कम से कम हम जो लोग बैठे हैं इस 2023 के अंदर ये चीज क्लियर कर लें कि 2024 को हम बड़ा बना सकते हैं। 23 गया जैसे भी किया, और वो जब संभव है, जब आपका फेथ, कॉन्फिडेंस, नॉलेज ये सब थोड़ा अप हो जाएंगे तो बिजनेस का पोटेंशियल आपके अंदर बहुत ज्यादा है, आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन के बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपलाइन को सुनते हैं हम मीडिया को भी सुनते हैं, हम उन लोगों को भी सुनते हैं जो एमबीए नहीं करते। और हर इंसान अपनी बात को हमारे दिमाग के अंदर डाल के चला जाता है। उसके आधार पर हम डिसीजन ले रहे होते हैं। और चूंकि हमारे पास डिफरेंट सोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, इसलिए हम क्लियर नहीं कर पाते कि हमें बिजनेस करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। कभी कर लेते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी जोश में आ जाते हैं। जब अपलाइन को सुनते हैं तो दिल करता है नहीं करना चाहिए, हम करेंगे इसको। जब कंपनी को सुनते हैं तो लगता है कि इससे बेहतर कुछ है नहीं। जब किसी और इंसान को सुन लेते हैं जो इन दोनों चीजों के बारे में नहीं जानता तो लगता है कि नहीं नहीं, हमारा तो टाइम वेस्ट होगा। तो वो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। आज मेरी जो बात है मैं आपसे करने वाला हूं। लेकिन बहुत सारी चीजें हमें लीगली नहीं पता होता, सुनी सुनाई बातें होती है। एक इंसान जिसको कोई भी समझ नहीं है वो हमारे दिमाग में डाल के चला जाता है। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि क्या हम लीगल हैं, कि हम जो बात करते हैं बिजनेस मॉडल लीगल है। अब कैसे पता लगाएंगे? मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, मैं नहीं कहूंगा, नहीं चाहूंगा कि आप ऐसा माने। कोई भी चीज लीगल है या इलीगल है, इसका डिसीजन जो लेता है ये आम आदमी और हम और आप बैठकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वी आर लीगल और इलीगल। ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट का रूल, ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट की गाइडलाइन। गवर्नमेंट क्या कहती है पहले ये समझिए। कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, जिनका हमें क्लियर नहीं होता बट हम सुन लेते हैं और हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि एक खास वर्ड इस्तेमाल होता है एमएलएम। ये एक इतना बड़ा कंफ्यूजन है, यही नहीं पता कि हम एमएलएम है या नहीं है। देखिए, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारा बिजनेस मॉडल जब हम देखते हैं, प्लान देखते हैं तो हमें लगता है हमने मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया, मैंने किसी और को स्पॉन्सर किया, वो किसी और को कर सकता है। यानी कि हम मल्टी लेवल पर मार्केटिंग कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं। इससे हमें ऐसा लगता है, और देखने में बिल्कुल कहीं भी देखेंगे तो लगेगा वी आर पार्ट ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। बट रियलिटी है कि वी आर नॉट ए मल्टी पार्ट ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है। आखिर फिर हमें क्या, हमारे बिजनेस का नाम क्या है, हमारे बिजनेस का मॉडल क्या है? देखिए, वी आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हम डायरेक्ट सेलिंग के पार्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिजनेस मॉडल। एक डायरेक्ट सेलिंग एक टर्म है जो आपको इस तरह के बिजनेस करने की सुविधा देती है। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गवर्नमेंट ने, यानी कि आरबीआई ने और कंज्यूमर अफेयर्स ने समय समय पर डिफरेंट टाइप ऑफ गाइडलाइंस जारी की हैं। अब चूंकि डायरेक्ट मार्केटिंग में सीधा मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर से मिलता है, और इस कड़ी को जोड़ने के लिए बीच में एक किसी की जरूरत होगी। कंपनी सभी को नहीं जानती, पूरे भारतवासी को कंपनी नहीं जानती है। तो कंपनी कहती है कि जो उन्हें जानता हो और जो हमें जानता हो, बीच में एक इंसान को बैठा दिया गया जो इस पर बैठता है। जैसे मैं बैठा हूं, आप बैठे हैं, तो हम कहते हैं अपने आप को, हम क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस के टर्नओवर को बढ़ाने में, कंपनी के प्रोडक्ट की रीच को बढ़ाने में, कंपनी के बिजनेस मॉडल को रीच को बढ़ाने में। ये हमारा काम है, इसके बदले हमें पैसा मिलता है। क्लियर है? कस्टमर चूंकि हमें जानता है, हम कंपनी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कस्टमर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मार्केट के अंदर जैसे बीच के मॉडल में वो होते हैं, ऐसे उस जगह पर हम आके बैठ गए।
अब चूंकि डीलिंग हमारी कस्टमर से होगी, हमें इस बात का पैसा मिल रहा है, तो जब हमें पैसा मिल रहा है तो हम अपने पैसे की लालच में कहीं कस्टमर को, जिसको अभी पैसा मिलने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, आते ही तो नहीं मिलेगा ना उसको, तो कहीं हम उसको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जिससे उसको फाइनेंशियल या सोशल किसी तरह का लॉस होता हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, उस कस्टमर को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन बनती है। उन्हें बनाता है कंज्यूमर अफेयर्स। हमारा एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, जो उस कस्टमर के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस बनाता है कि आप करिए, जो भी आपको लग रहा है आप करिए, आपको एक प्लान मिल रहा है, बिजनेस मॉडल मिल रहा है, आपको पैसा कमाने के ऑप्शन मिल रहे हैं, आप कीजिए, हमने आपको नहीं रोक रहे। लेकिन चूंकि आप इसमें डायरेक्ट हमारे कस्टमर का, कंज्यूमर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उस कंज्यूमर के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए आप इस बिजनेस मॉडल पर काम करेंगे। क्लियर है? ये, अब इन चीजों पर हम देखें तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या गाइडलाइन है और क्या कहता है गवर्नमेंट का रूल। पहली चीज, जो भी प्रोडक्ट आप इसमें काम में ले रहे हैं टर्नओवर के लिए, पहले तो शर्त यह है कि इसके अंदर जो पैसा आता है आपके पास, वो किसी न किसी प्रोडक्ट और सर्विस से आना चाहिए। अब चूंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बनाई, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लंबा नहीं चलना, जिनको वो बहुत बड़ा विजन लेके नहीं चल रहे कि हमें 50 साल 100 साल अगली जनरेशन हमारी इस बिजनेस मॉडल को आगे लेके जाए। उन्हें लगना है दिस इज बेस्ट मॉडल, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पैसा खींचो। और चूंकि जब हमें पैसा कमाना है तो कंज्यूमर के थ्रू आएगा, तो बिजनेस गाइडलाइन को एक पार्शियली साइड साइड से थोड़ा सा इनको गवर्नमेंट को लूप में लेते हुए, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और बिजनेस को आगे बढ़ाओ। अब उस गाइडलाइन को एक, कहते हैं ना, थोड़ा पार्शियली एक किनारे किनारे फॉलो करने के लिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट उसमें रख देंगे जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी को पूरा कर देता हो, गाइडलाइन को पूरा करता हो कि प्रोडक्ट आ गया, या सर्विस को रख देंगे सर्विस आ गई। लेकिन उस जो प्रोडक्ट रखा गया है, क्या वह प्रोडक्ट वैल्यूबल है? क्या वो प्रोडक्ट वैल्यू प्रोवाइड कराता है? क्या उस प्रोडक्ट का बार बार रिपीट ऑर्डर आ सकता है? क्या उस प्रोडक्ट को मार्केट से जब कंपेरिजन किया जाए, सेम काम जो प्रोडक्ट करने वाला है, जो भी कंपनी दे रही है, कोई भी कंपनी हो, वो प्रोडक्ट मार्केट में उसी काम के लिए एक दूसरा प्रोडक्ट मिलता है जो गुणवत्ता में लगभग उसी के बराबर है, तो क्या उससे और उसके कॉस्ट की जब बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज उसमें ध्यान रखी जाती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट मार्केट के प्रोडक्ट की तुलना में बहुत ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जैसे दांत साफ करने का है, तो जिस क्वालिटी का वो कंपनी दे रही है, वही गुण रखने वाला उतना ही वेट का प्रोडक्ट मार्केट में, जो डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, वह भी तो कंपनी बेच रही है ना। तो उन दोनों में जब डिफरेंस की बात आए क्वालिटी वाइज, तो क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट का एक बहुत बड़ा अंतर, एक तो है 20 रुपए का, एक मिल रहा है 200 रुपए का, इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। 20 का 22 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट चाहती है, ये जो है ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि ऐसा अगर होता है तो दैट इज इलीगल। हमने देखा प्रोडक्ट के नाम पर, रियल में जानते हैं, सब जानते हैं, एक प्रोडक्ट दे दिया गया, कॉस्ट उसकी एक्स कॉस्ट कुछ भी रख देगी, कोई 5,000 रख रहा है, कोई 10,000 रख रहा है, इवन मार्केट के अंदर 10-10 लाख तक के प्रोडक्ट है। कोई काम कुछ ही बता दिया, ठीक है, काम तो बताएगा जब प्रोडक्ट है तो। लेकिन जब उसका रियल वैल्यू देखा जाए तो उसकी जो कॉस्ट ली जा रही है कस्टमर से, उसका 1/10 भी नहीं होता। ठीक, ऐसी स्थिति में चूंकि वायलेंस होता है, तो ये कंपनियां कुछ दिन चलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जब ये गवर्नमेंट के हत्थे चढ़ जाती हैं तो फिर उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो उनका अस्तित्व खत्म होता नहीं होता, इससे हम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस इंसान पर पड़ता है जो उस बिजनेस मॉडल पर फेथ के साथ अपने फ्यूचर को लेकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए, आरबीआई ये बोलती है। दूसरा, इनकम जो आती है वो किसी के रिक्रूटमेंट से नहीं आनी चाहिए, यानी इनरोलमेंट से नहीं आनी चाहिए। कोई इंसान, मैं हूं चाहे आप हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो चूंकि एक्सपेंड करेंगे तो हमारी तो अपनी लिमिटेशन है, हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम हमारे जैसे और लोग जो हमारी तरह एम्बिशियस हो, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, पार्ट टाइम में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, उनको हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं। और कॉन्टेक्ट करते हैं, हम उनसे अपनी बात रखते हैं कि ये हमारा बिजनेस मॉडल है, ये इसमें किए जाने वाले काम है, और ये इसकी पॉसिबिलिटीज है पैसे बनाने की। हमने अपना मॉडल रखा, वो उसको पसंद आया, वो बिजनेस में एंट्री कर गया, उसने एंट्री की, वो एंटर हुआ, अपने आप को एनरोल कराया। अभी उसने बिजनेस को लेकर ना कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, कुछ भी नहीं किया, बट उसको अर्निंग आ गई। तो ये तो कमाल का हो गया, काम हो गया ना, जादू वाला हो गया ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। हाँ, उसने कुछ नहीं किया, एक फॉर्म ही तो साइन किया उसने, या एक कोई भी फॉर्म किया है, चाहे उसने अपना एक डिजिटल कोई एग्रीमेंट किया और उसको इनकम आ गई।
क्योंकि उसने इनकम किस लिए आ गई, क्योंकि उसने ज्वाइन करते समय कुछ पैसा लिया था या ज्वाइन कराते समय कुछ पैसा लिया था। अभी ना प्रोडक्ट दिया है, कुछ नहीं। तो इस तरह से इनकम अगर आपकी आ रही है, इनरोलमेंट से इनकम आ रही है। इसलिए कुछ कंपनीज इस बात पर फोकस करती हैं कि ज्यादा स्पॉन्सरिंग करो, जल्दी स्पॉन्सरिंग करो। आप जैसे स्पॉन्सरिंग करते हैं, आप आए, आपको अगर अपने जो पैसा ज्वाइनिंग में लिया गया है वह निकालना है, तो आपको कुछ लोगों को लाना होगा। जितनी जल्दी आप लाएंगे उतनी जल्दी आपका पैसे की भरपाई होगी। और चूंकि पैसे की भरपाई ही नहीं होगी, आपको उतनी जल्दी पैसे कमाने का ऑप्शन होगा। अगर आप 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को अपना नंबर बोलते हैं, इतने लोग आ जाते हैं, तो आपके पैसे तो निकल ही गए। लेकिन चूंकि पैसे निकले, आपने कमाया, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए ताकि आपको जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है जहां पर रिक्रूटमेंट से पैसा आ रहा है, अभी सर्विस आगे नहीं चली है, रिक्रूटमेंट का मतलब है उसमें एक प्रोडक्ट ज्वाइनिंग पर टर्म्स कंडीशन है कि आपको ये लेना ही होगा। चूंकि प्रोडक्ट डाल दिया, लेकिन शर्त यह है कि ज्वाइन करते समय आपको ये प्रोडक्ट इतने का लेना ही लेना होगा। तो वो कंपनी एक इलीगल कंपनी कहलाती है। मैं बात करूंगा कि एमबीए में और उनमें डिफरेंस क्या है, मैं लास्ट में यही बात करूंगा कि फिर एमबीए ही हम क्यों करें। मैं अभी बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट चाहती क्या है, गवर्नमेंट कहती क्या है, क्या हमें इन चीजों की समझ है, क्या हमें उन चीजों की जानकारी है। तीसरी चीज है, इनकम जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू से आती है, ना कि प्रोडक्ट की सेल से। ये सब, ये तो एक बड़ा अजीब सी बात बोल रहे हैं, क्या सेल से इनकम नहीं आनी चाहिए? नहीं, मैं समझा देता हूं एक बात। एक्चुअली मैंने, आपने मुझे प्रोडक्ट बेचा, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट का टर्नओवर क्रेडिट हुआ और आपको पैसा मिल गया, लीगल है बिल्कुल, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। लेकिन जो मिला वो प्रोडक्ट सेल से मिला, जो आपने मुझे सेल किया, क्या उस प्रोडक्ट की वैल्यू है? पैसा तो मिल गया, आपने मुझे प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट, ऐसा ही प्रोडक्ट में मार्केट में थोड़ा रिसर्च करता तो 100 रुपए का ले लेता, जो आपने मुझे 500 का दिया। तो लीगली तो आपने पैसा सही तरीके से कमाया कि आपने प्रोडक्ट दिया तभी आपको पैसा मिला। लेकिन रियलिटी है कि वो प्रोडक्ट जो दिया वो उसकी रियल कॉस्ट तो 100 ही रुपए थी ना, बट आपने मुझसे रुपए 400 चार्ज किए। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ऑब्वियसली ये एक ना एक दिन ये चीजें सब समझ में आती हैं। और हमने देखा इस तरह की बहुत सारे, कोई कुछ बेच गया, कोई गद्दा बेच गया, कोई क्या बेच गया भगवान जाने, कोई 1 लाख का बेच गया, कोई 2 लाख का बेच गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि प्रोडक्ट सेल तो हो, लेकिन प्रोडक्ट की जो सेल है वो सिर्फ सेल ना हो, वो उसमें वैल्यू हो। जो भी सेल कर रहे हैं उसमें वैल्यू हो, रियल वैल्यू हो। और इस रियल वैल्यू को, कि इसकी वैल्यू है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? देखिए, हर कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है, जिसका अपना प्रोडक्ट है, वह ये बोलती है हमारा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। और बोलना भी चाहिए। कोई अपनी कंपनी की बुराई क्यों करेगा? कोई अपने प्रोडक्ट की बुराई कोई करता है कि दुनिया में? तो कोई नहीं करता। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि ये डिसीजन आप नहीं लेंगे, ये आप नहीं कह सकते कि हम जो दे रहे हैं उसमें वैल्यू है। ये फिर कौन डिसाइड करेगा? क्या कोई कोर्ट में जाना होगा, कहीं बैठना होगा, हमें कोई किसी बात करनी होगी, कोई कमेटी है? नहीं, ये अधिकार छोड़ दो सीधा कस्टमर पर, सीधा कंज्यूमर को राइट दो कि आप प्रोडक्ट लीजिए, और ये प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं ये वास्तव में वैल्यूएबल है नहीं, ये डिसीजन भी आप लेंगे। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे प्रोडक्ट दिया और राइट भी मुझे दे दिया कि ये प्रोडक्ट वैल्यूएबल है नहीं, ये आप डिसाइड करो। मैंने उसको डिसाइड किया और मुझे लगा ये वैल्यूएबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, कंज्यूमर अफेयर्स ये चाहता है, मुझे फिर ये राइट होना चाहिए, मैंने अगर मुझे लगा कि ये वैल्यूएबल नहीं है तो मैं इसे वापस कर सकूं, और वापस करके अपना पैसा पूरा के पूरा 100% हासिल कर सकूं। ठीक है? अगर मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट वास्तव में जो बताया गया है ये तो उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है, तो मुझे ये ऑप्शन मिलना चाहिए कि जब एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट रीजनल प्राइस पर मिल रहा है तो मैं इस प्रोडक्ट को बार बार परचेज कर सकूं। क्लियर? ये गवर्नमेंट चाहती है ऐसा। ठीक? हम इन पर खरे उतरते नहीं उतरते, ये आपको थोड़ा समझना है। भी थोड़ी देर बाद मैं उस पर भी बात करूंगा। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पॉलिसी 100% होनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। सेटिस्फैक्शन मतलब है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो बंद पैक प्रोडक्ट को ही नहीं, टाइम दे दिया कितने दिन लौटा सकते हैं, आता है कई आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलता है 7 डेज रिफंड पॉलिसी मिलती है, बट रिफंड पॉलिसी और सेटिस्फैक्शन पॉलिसी में डिफरेंस है। रिफंड पॉलिसी मतलब प्रोडक्ट लिया, आपको लगा कि नहीं मेरा पैसा चला गया, मैं तो और मार्केट में सस्ता मिल रहा है, आप एज इट इज लौटा दीजिए, दैट इज रिफंड पॉलिसी। सेटिस्फैक्शन पॉलिसी कब होगी? सेटिस्फैक्शन होगा आफ्टर द यूज। इसके लिए यूज करने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं, इसके लिए प्रोडक्ट को खोलना होगा आपको, और खोलना ही नहीं होगा, उसको इस्तेमाल करके देखना होगा। इस्तेमाल किया आपने, इस्तेमाल करने के बाद आप वास्तव में अब सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कोई खुला प्रोडक्ट ही वापस लेगा?
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह फैसिलिटी अभी आपको नहीं मिलती, खुला हुआ आप वापस नहीं कर सकते। और बहुत सारी कंपनी, देखिए, रिप्लेस करना, रिफंड करना, दोनों अलग अलग है। रिप्लेस, ये पीस डिफेक्टेड है, आप दूसरा ले लीजिए, दैट इज रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। रिफंड, रिफंड कहिए आपने वापस कर दिया, लेकिन साथ में आपने क्लॉज क्या डाल दिया, इतनी कॉस्ट का कोई है नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए। बोथ आर इलीगल। गवर्नमेंट ये कहती है बोथ आर इलीगल, हम इन्हें मान्यता नहीं देते हैं। आप लेते हैं, कोई कंपनी ऐसा देती है तो आप लेते हैं, आपका वो है। लेकिन रियलिटी में जो सेटिस्फेक्शन वो ये है कि आपने प्रोडक्ट लिया, आपने खोला, यूज करके देखा, प्रोडक्ट आपको किसी भी कारण से पसंद नहीं आया, क्या आप खुला प्रोडक्ट वापस करना चाहते हैं? और वो कंपनी अगर आपको ये सुविधा देती है तो वो लीगल है। हाँ, चूंकि कंपनी प्रोडक्ट खुला वापस ले रही है तो उसके अपने कुछ चीजें होंगी, तो उसमें कुछ क्लॉज है। प्रोडक्ट पैकेजिंग पर एक टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स, वो आपने पे किया, खुलने पर वो टैक्स चूंकि गवर्नमेंट पर जा चुका है, खुला हुआ प्रोडक्ट है, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता, तो वो टैक्स कट जाएगा। बाकी प्रोडक्ट के माध्यम से जो आपने प्रोडक्ट दिया था उसका चार्जेस तो नहीं ले रहे हैं आप। आपने देखा, आपको लगा कि मैंने 25%, 30% कुछ भी एक गारंटी दे दी और आपने प्रोडक्ट काम में ले लिया। 25-30% मैंने कह दिया ठीक है, 30% आपने काम में लिया, 30% पैसा काट देते, 70 का पैसा वापस ले। तो ये सब चीटिंग में आता है। कहीं किसी कंज्यूमर के साथ इस तरह की चीटिंग तो नहीं हो रही, यानी कि अपने आप को कस्टमर कोई चीज ठगा हुआ महसूस तो नहीं करता कहीं आपके साथ। कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हर कंपनी एग्रीमेंट करती है, हम भी एग्रीमेंट करते हैं, हमने भी एग्रीमेंट किया, टर्म्स कंडीशन जो होती है हम उसमें करते हैं, क्या आप हमारी इन शर्तों से सहमत हैं, तो वी एक्सेप्ट, हम करते हैं। हर एक चीज पर ये एग्रीमेंट होता है। अब चूंकि कंपनी ने एग्रीमेंट बनाया और आपको उस कंपनी के साथ काम करना है, आप एग्रीमेंट साइन करते हैं। गवर्नमेंट ये कहती है वो एग्रीमेंट जो बना आपने बनाया वो आपने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन आपका एग्रीमेंट आपके कंपनी के चलाने के लिए आप बना रहे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट जो कहती है, हमारे रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। आपका एग्रीमेंट अलग है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन अलग है। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार आपका एग्रीमेंट नहीं है तो आपका एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा। कंपनी के जो एग्रीमेंट है उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो बेनिफिट मिलना है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए जो एक अच्छी कंपनी होती है वो एग्रीमेंट जो बनाती है वो हमेशा गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाती है। गवर्नमेंट जो चाहती है उस हिसाब से उनको वो सुविधाएं, वो राइट्स प्रोवाइड कराती है। जबकि बहुत सारी बोगस कंपनीज है, वो अपने एग्रीमेंट जो बनाती है वो गवर्नमेंट के उसके, यही कारण है जब उनका कस्टमर किसी वजह से अगर कोर्ट में गया तो एक सेकंड में हार जाती है वो कंपनी, वो कानूनी लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं होती। सही कंपनी होगी वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि उसने कानून को ध्यान में रखते हुए अपनी गाइडलाइन दी है, अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। दूसरा, जो इनकम आपके पास आती है, कोई भी क्लेम उस कंपनी से रिलेटेड या अपने बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, जैसे हम जो काम करते हैं हम अपने बिजनेस मॉडल से रिलेटेड बात करते हैं, कहीं आपको टाइम बाउंड इनकम की गारंटी तो प्रोवाइड नहीं करा रहे। कहीं आपको, हम आपको फॉल्स कमिटमेंट तो नहीं कर रहे कि आइए कुछ नहीं करना है आप पैसा बनाएंगे, आप आ जाइए 6 महीने बाद इतना मिलेगा, 1 साल बाद इतना मिलेगा, 2 साल बाद इतना मिलेगा, आप आइए इतने लोगों को ज्वाइन कराने पर इतने पैसा मिलेगा, इतने पर इतना पैसा मिलेगा। ऑल आर इलीगल। गवर्नमेंट कहती है कि टाइम बाउंड इनकम नहीं क्लेम कर सकते आप, क्योंकि एक ही बिजनेस मॉडल में, एक ही बिजनेस में काम करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम लेते हैं। एक इंसान आया मेरे बिजनेस में, मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, मेरे बिजनेस के अंदर आया, 5 इंसान आए, एक इंसान ने 1 साल में एक्स अमाउंट बनाया, दूसरे व्यक्ति बी व्यक्ति ने उतने ही टाइम पीरियड में जीरो अमाउंट बनाया, तीसरे व्यक्ति ने उसने टाइम पीरियड में एक्स वाले पर्सन की तुलना में 3 गुना पैसा बनाया, चौथे ने दुगना पैसा बनाया, पांचवें ने कुछ टाइम पैसा बनाया, कुछ टाइम पैसा नहीं बनाया। तो ये डिफरेंसेस क्यों क्रिएट हो रहे हैं? इसका मतलब टाइम के हिसाब से सभी इनकम बराबर नहीं ले सकते, तो फिर आप टाइम बाउंड इनकम क्लेम कैसे कर सकते हैं? रूल ये कहता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी जो इनकम आ रही है, क्या वो समय सीमा की गारंटी से तो नहीं आ रही? बहुत से लोग बोलते हैं 6 महीने में ये पैसा और 1 साल में ये पैसा, नहीं। पैसा जो आएगा वो एफर्ट बेस होना चाहिए। चूंकि एफर्ट बेस है तो एक इंसान जो इनकम, 5 लोगों को एग्जांपल ले रहे हैं, 5 की इनकम डिफरेंस है, तो उसका रीजन ये कि एक इंसान ने एक्स अमाउंट की इनकम को जनरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर एफर्ट डालना चाहिए था, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उसने जो एफर्ट डालना था, वो एफर्ट जो 1 साल में डालना था उसने 6 महीने में डाल दिया। तो चूंकि वो एफर्ट बेस इनकम है, इसलिए जो 1 साल में कमाना था वो 6 महीने में कमाने लगा। वहीं दूसरे व्यक्ति जिसकी जीरो इनकम रही उस पीरियड में, तो उसने जो
एफर्ट डालना था वो एफर्ट डाला ही नहीं, इसलिए उसकी इनकम जीरो हो गई। तीसरे व्यक्ति ने वह एफर्ट जो डालना था, वो ए पर्सन जो एक्स अमाउंट कमा रहा है उसकी तुलना में 3 गुना एफर्ट डाल दिया। अगर ऐसा है तो कह सकते हैं कि आप अपनी मेहनत का सही वैल्यू प्राप्त करते हैं। आपको जब पैसा मिलता है कानूनी रूप से मिलता है, आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट अपना डाल रहे हैं, उस हिसाब से आपको इनकम मिल रही है। नेक्स्ट चीज है कंपनी की। जिस कंपनी के साथ जो कंपनी आपको बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करा रही है, क्या आप जो काम कर रहे हैं वह कंपनी का अपना कोई वजूद भी है या नहीं है? सिर्फ एक अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है, क्या उसकी नेटवर्थ है या नहीं है? कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर कानून रूप से उस कंपनी के साथ जुड़ने वाला डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर एक आमदनी का या प्रोडक्ट प्राप्त करने का कानून रूप से हकदार है, लेकिन कुछ कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो हो जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है जहां पर उस कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर का राइट तो है इनकम लेने का, लेकिन कंपनी क्या उस बेस में, उस पीरियड में, जैसे कोविड आ गया था, क्या उस बेत में वेश उस पीरियड में इतनी सक्षम है कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के हित को ध्यान में रखते उसको इनकम लगातार जो हो रही थी उसको प्रोवाइड करा सके? हर महीने बेचा, मैंने हर महीने पैसा लिया, कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा, कंपनी ने मार्जिन लिया, कंपनी ने मार्जिन में से डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दिया, लेकिन कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए जहां पर वह मार्जिन देने की स्थिति में हो, प्रोडक्ट नहीं बिका बट मार्जिन देना है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ऐसी हुई है पहले से। पहले भी एक देश के अंदर हमारी कंपनी के साथ ऐसा हुआ था, तो कंपनी ने एक लंबे टाइम तक उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट सेल नहीं होने के बावजूद, लोगों के काम नहीं कर पाने की स्थिति के बावजूद लगातार पैसा दिया। और ऐसा कोई कंपनी तभी कर सकती है जब उसकी अपनी खुद की नेट वर्थ हो, उसकी अपनी क्षमता हो, उसके पास उतना अमाउंट हो। पता लगा पूरी कंपनी चल रही है, सब वो केवल गवर्नमेंट एक लोन पर चल रही है, या एक पूल बनाकर लोगों के साथ पैसे इकट्ठे कर चल रही है, वो सारा उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल दिया, अपनी सर्विसेज में डाल दिया, प्रोडक्ट सेल होता है, उसी महीने कुआं खोदते हैं, पानी निकलता है, हम लोगों को पानी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे के साथ काम करने पर क्या आप अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करते हैं? अब जरा बात करते हैं, हम एमबीए की बात क्यों कर रहे हैं आपसे, जबकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। कौन सही है कौन गलत है ये डिसीजन आप लीजिए। मैं नहीं कह रहा कोई कंपनी इलीगल है या लीगल है, मैं तो पैरामीटर दे रहा हूं, इनके आधार पर ये आप डिसीजन लीजिए कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है। कोई भी आकर आपको कॉन्फिडेंस में भरोसे के साथ बोलता है वी आर बेस्ट देन योर कंपनी, उसका हक है, वो बोल सकता है। देखो, जवान पर किसी का ताला नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं बताया कि ताला देंगे हम, वो आपको लगाना होगा, नहीं। आप आजाद हैं। कुछ जोश में बोलते हैं, कुछ होश में बोल जाते हैं, कुछ सामने वाले को नहीं समझ पाते, कुछ सामने वाला उसको नहीं समझ पाता। हम बात कर रहे हैं, हम एमबीए की बात क्यों करें? कौन क्या कर रहा है मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। कोई गलत कर रहा है वो भुगतेगा, सही कर रहा है वो कमाएगा, मुझ पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आप पर भी नहीं पड़ सकता। लेकिन जिसके साथ मैं कर रहा हूं, क्या उसके साथ मैं प्राउडली काम कर सकता हूं? क्यों बातें की हैं आज मैंने आपसे इतनी, ये बातें मुझे नहीं करनी थी या करनी थी, आई डोंट नो। देखिए, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करते समय एक प्राउडनेस आपके पास होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, एक पॉस्चर आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीजें आएंगी कहां से? जब तक मुझे यही नहीं पता कि मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं वो क्या स्तर रखती है। अगर मुझे उसकी सही जानकारी हो जाए तो मेरा कॉन्फिडेंस, बात वही होंगी, यहां होगा, इस लेवल पर होगा। और मैं खुद ही कंफ्यूज हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस यहां होगा। और कंफ्यूजन के साथ डाला गया एफर्ट आपको कभी भी ग्रोथ नहीं दे सकता, मुझे भी नहीं, किसी को नहीं दे सकता। हमें वो कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर प्राउड या एक्साइटमेंट हासिल करने का हक देता है इस कंपनी का प्रोफाइल। क्या हम वास्तव में उस गर्व के साथ, आप घमंड कहिए, गर्व कहिए, पौस्टर के कुछ भी कहिए, काम कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा वी आर ओनली, मैं नहीं कह रहा हूं वी आर ओनली, बट मैं कह रहा हूं हाँ हम हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं। हम आपको जो प्रोडक्ट देते हैं वह मार्केट के सेम काम के प्रोडक्ट जो मिलते हैं कोई अदर ब्रांड के, आप जब जाएंगे तो उनके कंपेरिजन में हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, टू हाई नहीं मिलेगा, इक्वल या बहुत ही मिनिमम डिफरेंस मिल सकता है आपको, या इक्वल, कम भी मिल सकता है आप मार्केट के प्रोडक्ट से कॉस्ट, यानी कि जैसा मार्केट में बिकता है दो कंपनियों में 1-2 रुपए का अंतर चल गया, हम वो उसी चीज पर बिलीव करते हैं और वही चीजें आपको देते हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमारा प्रोडक्ट एक्स अमाउंट का मिला, मार्केट में वही प्रोडक्ट आपको एक्स -10 मिल रहा था
उससे 10 गुना कम मिल रहा था, 10 गुना 5 गुना कम मिल रहा था। जो मार्केट में मिल रहा है, अदर ब्रांड का मिल रहा है, वही हम दे रहे हैं आपको। लेकिन सेम प्राइस, इक्वल प्राइस लेते हुए हम आपको वैल्यू कहीं ज्यादा दे रहे हैं, हम आपको क्वालिटी कहीं ज्यादा प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये क्वालिटी और वैल्यू जो हम दे रहे हैं, इसके लिए ये राइट भी हम आपको दे रहे हैं, बिना आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन जांचे हुए, कि आप इसके लिए ये हक रखते भी नहीं रखते, आप इसकी समझ रखते भी नहीं रखते कि हमारे प्रोडक्ट की आप गुणवत्ता को पहचान सकें। क्योंकि किसी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को पहचानने के लिए रिसर्च टीम होती है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके अंदर वो योग्यता और क्षमता है नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसा चाहे वैसे परखें, परखने के बाद आपको हमारा वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है, हम आपसे प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। कितनी कंपनियां हैं जो इतने भरोसे के साथ ऐसा करती हैं? देखिए, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी ऐसा कब कर सकती है? आपने मुझे प्रोडक्ट दिया, मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, मैंने प्रोडक्ट वापस किया। आपको लेने में बिना सवाल किए हुए कोई भी किसी बात का टेंशन क्यों नहीं है? कब नहीं होगा आपको टेंशन? एक ही शर्त पर नहीं होगा। आपने मुझे दिया, मैंने लिया, मैं संतुष्ट नहीं हूं, आपने कहा नो प्रॉब्लम, आप हमें दे दीजिए। आप नहीं है, हम किसी दूसरे को दे देते हैं, वो तो संतुष्ट होगा आज हमारे प्रोडक्ट से। क्यों? हमें अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है कि हमारे प्रोडक्ट से जो समझ रखता है वह 100% सेटिस्फाई होगा। मुझे दिक्कत, आपको दिक्कत कब होगी मुझे प्रोडक्ट देने में? आपने मुझे प्रोडक्ट दिया, अब आपको डर क्या है? मैंने वापस कर दिया तो अब इसे किसको बेचूंगा? मुश्किल से तो एक फंसा, मुश्किल से तो मैंने इसके ऊपर अपना एक जादू चलाया, ये प्रोडक्ट बिका, मैं खुश था, ये वापस आ गया। दोबारा ढूंढने में तो मुझे पसीने आ जाएंगे भाई, मैं कहां ढूंढूंगा, है ना? कहां मैं ऐसा स्टूपिड आदमी ढूंढूं जिसको ये प्रोडक्ट चिपका सकूं? लेकिन कंपनी 100% सेटिस्फेक्शन क्यों, किस भरोसे पर दे रही है? कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के खरीदार और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड टू हाई, इतनी ज्यादा है कि ज्यादा फर्क नहीं, इससे ज्यादा क्या, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आप दीजिए, हम दूसरे को दे देंगे, तीसरे को दे देंगे। इवन हम खुले प्रोडक्ट को भी ले लेते हैं। जब मैं प्रोडक्ट पार्ट पर बात करूंगा तो खुले को क्यों ले लेते हैं, उसका क्या करते हैं, वो भी आपको आज जानने का हक है। आज आपको पूरे हक है 2023 जाते जाते इस बिजनेस पर गर्व करने के। ठीक। अगर हम इन प्रोडक्ट इनकम प्रोडक्ट की बात करें तो हमारी जो इनकम आती है वो सेल से ही नहीं आती। सेल्स से, टर्नओवर से आती है, नो डाउट, बट सिर्फ सेल का मतलब है आपने मुझे प्रोडक्ट बेचा, उस प्रोडक्ट से एक टर्नओवर हुआ, उस टर्नओवर के आधार पर आपको लेवल मिलेंगे, लेवल के आधार पर इनकम मिलेगी। आई एम एग्री, मैं 100% एग्री हूं। आपको आपकी इनकम मिल गई, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट दिया, मुझे राइट दिया गया, और एक ऐसा खास राइट जो कि शायद ही कोई देता हो। वो राइट क्या है? आप कंपनी से जुड़े हुए हैं, आपने प्रोडक्ट लिया, आपने कंपनी को लौटा दिया, आपके और कंपनी के बीच की बात है, मुझे इससे इस झमेले में नहीं पड़ना। लेकिन मैं तो कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ भाई, मैं कस्टमर हूं आपका, मेरा एम्बेसी दूर तक रिश्ता नहीं, मान लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, बट एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मुझे ये राइट है कि मैं आपको परेशान किए हुए, आप नहीं रहे, आप दूसरी जगह चले गए, मूव कर गए, ट्रांसफर हो गया, कुछ भी है, आपने लोकेशन बदल लिया, आपने अपना बिजनेस सेटअप और कहीं कर लिया, मैं आपको कहां ढूंढूं? तो एक ऐसा राइट, खास राइट कंपनी मुझे देती है, आपको हमारा प्रोडक्ट दिया है, उसकी सिर्फ रिसीप्ट दिखा दीजिए जो उसने दी है। हमने दी है वो रिसीप्ट मत दिखाइए, वो तो उसके साथ चली गई। बेझिझक होकर आप हिंदुस्तान के किसी भी हमारे ऑफिस में आ जाइए, आप हमें सीधा प्रोडक्ट वापस कर दीजिए, हम आपको सीधा पैसा आपके अकाउंट में दे देंगे, आप अपने अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कराइए, हम आपको सीधा पैसा दे देंगे। कौन सी कंपनी है जो ये राइट आपको देती है? बहुत सारी कंपनी आपको ये राइट दे सकती हैं, प्रोडक्ट लीजिए, पसंद नहीं है हमें वापस कर दीजिए, हम कंपनी को वापस कर देंगे। कंपनी कह रही है जैसे हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपने, हमारे बीच में एग्रीमेंट है, ऐसे ही हम उस इंसान से भी जुड़े हुए हैं जिसके और हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट भी नहीं है। अभी कंज्यूमर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है भाई। कंज्यूमर चाहे तो एग्रीमेंट कर सकता है ना, वो एक अलग ऑप्शन मिलता है। लेकिन कंज्यूमर चाहे तो बिना एग्रीमेंट के भी प्रोडक्ट ले सकता है, और बिना किसी तरह के एग्रीमेंट के गवर्नमेंट के उसके कंपनी के साथ किए हुए, वह भी 100% जो फैसिलिटी डिस्ट्रीब्यूट मिलती है वो अपने प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। एमवे कंपनी ऐसा करती है, ये राइट आपको देती है। हमारे यहां पर कस्टमर अपने आप को कभी भी चीट महसूस नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता मेरे साथ चीटिंग हो गई, सब धोखा हो गया। अगर ऐसा हुआ, ऐसा उसने महसूस किया, तो सवाल कंपनी की क्रेडिबिलिटी का नहीं है, सवाल उस इंसान की क्रेडिबिलिटी के पर का भी है, उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है जिस पर आपने भरोसा किया है। बीइंग ए, आप एक कस्टमर हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आपको किसी ने तो प्रोडक्ट दिया और आपको लगा मैं ठग दिया गया हूं, मेरे साथ तो एक धोखा हो गया।
चीटिंग हो गई, तो आप कंपनी को गाली बाद में देंगे, कंपनी को ब्लेम बाद में करेंगे, कंपनी को आप बाद में शायद कुछ अच्छा और बुरा उसके बारे में फील कर सकते हैं, आपका राइट बनता है, लेकिन सबसे पहले आप फील उसे करेंगे जिसने आपको प्रोडक्ट दिया। कंपनी के साथ साथ किसने चीट किया, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है वह कहीं ठगा हुआ, जिससे आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो अपने आप को ही ठगा हुआ तो महसूस नहीं कर रहे। तो बाई बैक पॉलिसी हम देते हैं। हम क्या देते हैं, पूरी तरह बाई बैक पॉलिसी। बाई बैक का मतलब हम आपसे प्रोडक्ट को एज इट इज वापस ले लेते हैं, खुलेने के बाद ही वापस ले लेते हैं। और यहां पर हम आपको जो एग्रीमेंट है आपका, जो आप टर्म्स कंडीशन टाइम टू टाइम अपग्रेड होती है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक फॉर्म पर रिटन एग्रीमेंट दिया था कंपनी के साथ, मैंने एक फॉर्म था, उसका एक कॉस्ट था उस टाइम पर, उस पर मेरी साइन हुए थे, तब मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोवाइड कराई गई थी। और चूंकि वो एक फिजिकल फॉर्म था इसलिए उसको पढ़ भी सकते थे। अभी डिजिटल फॉर्म मिलता है हमें, डिजिटल फॉर्म पर टर्म्स कंडीशन चाहे तो आप पढ़ें तो आपको एक्सपेंड करना होगा, और चाहे तो आप ना पढ़ें। इसका मतलब है आप एक भरोसे पर भी उसको एग्रीमेंट कर सकते हैं, आपको नहीं पता, और लोग इतनी जल्दी में होते हैं, ये तो एक एग्रीमेंट है जो मुफ्त में आप कर रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग कॉस्ट नहीं दे रहे। लोग तो उस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ते जिसपे उन्हें पैसा चुकाना है, लोन एग्रीमेंट को भी नहीं पढ़ते हैं। तो लोगों की अपनी हैबिट है। तो ये कहते हैं कि आपने कस्टमर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वह आपने आज के लॉ के हिसाब से अपना एग्रीमेंट बनाया है, लॉ को, गवर्नमेंट लॉ को फॉलो करने की स्थिति में। अगर गवर्नमेंट इस लॉ के अंदर किसी तरह का अमेंडमेंट करती है, बदलाव करती है, तो क्या आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बदले गए नियमों के हिसाब से वह फैसिलिटी जो उसको मिलने, देखिए कस्टमर के हित को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बार बार चेंज करती रहती है, और हर चेंज कस्टमर के हित में ही होता है, कंपनी के हित में गवर्नमेंट नहीं करती। कंपनी बिजनेस कंपनी है ना, वो हमेशा कस्टमर अपने नागरिकों के ध्यान रखती है। तो जो एग्रीमेंट हुआ, क्या उस एग्रीमेंट को आप टाइम टू टाइम अपने को अपडेट करते हैं उसके हिसाब से, चाहे उसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में ना मिलती हो, क्योंकि एग्रीमेंट आपने कर लिया, लेकिन उसी एग्रीमेंट में क्लॉज डाल दिया जाता है कि कंपनी जब चाहे इसमें अमेंडमेंट कर सकती है। जब चाहे मतलब हमें ऐसा लगता होगा कंपनी मर्जी चला सकती, नहीं, कंपनी जब चाहे का मतलब जब भारत सरकार चाहेगी तब अगर कोई अमेंडमेंट करेगी तो तब उस टाइम हम भी अमेंडमेंट करेंगे, जिसकी सूचना आपको एक डिफरेंट वे से मिल जाएगी। एग्रीमेंट तो बार बार नहीं किया जाता ना, तो उस टाइम आपको इन्फॉर्म किया जाता है, सूचनाएं दी जाती हैं, जिसे हम लोग लीडरशिप कहते हैं। इसका मतलब हम कितने तरह से फॉलो करते हैं इन चीजों को, कितनी तरीके से हम इन चीजों को समझते हैं कि सही मायने में बिजनेस है क्या, क्यों हम लंबी रेस के लिए हैं, हम इस बिजनेस को पीढ़ियों तक बनाने के लिए है। यही कारण है कि हमारी कंपनी पिछले 60-65 साल से चल रही है। हम कंपनी को किसी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में, किसी पर्टिकुलर सिटी में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में चलाने के लिए नहीं आए। हम अपने बिजनेस मॉडल को ग्लोबली प्रोवाइड कराते हैं, और ग्लोबली प्रोवाइड कराने का मतलब है हम हर देश के साथ जो सरकार के नियम है हम उनको फॉलो करते हैं। हम इतने छोटे नहीं है कि हमने अपनी सुविधा के लिए सिर्फ एक देश का एग्रीमेंट मान लिया, हमें वहीं रहना है, हमें दुनिया में जाना है। इसका मतलब है हम हर तरह से इतने बड़े हैं कि हम किसी भी देश के नियम को फॉलो कर सकते हैं, और हमें किसी भी देश से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने देश से तो फर्क पड़ता है। तो इन सारी चीजों को समझे तो आपके हाथ में एक अलादीन का चिराग है। बहुत कम समय में बहुत कम बातें मैं बता पा रहा हूं, वो कमाल की चीज आपके हाथ में है, जिसकी अगर आप गहराई में उतर गए तो मुझे नहीं पता आप इसमें मेहनत करेंगे ना करेंगे, लेकिन आप इस पर गर्व जरूर करेंगे। और ज्वाइन करते समय नहीं करेंगे, आप जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे वैसे वैसे आपका ये प्राउड, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस कंपनी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉडल मैंने देखे, आप देखिए, आपको भी हक है, जो शुरुआत में एट ए ग्लांस फर्स्ट नजर में जब देखेंगे तो वो आपको हमसे बेहतर दिख सकते हैं, क्योंकि बताने वाली बातें हमसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं आपके सामने। आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं, इससे बेहतर है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे तो दूर दूर तक आपको बेहतर तो छोड़िए, हमसे बहुत नीचे तक भी नहीं ढूंढ पाएंगे, आप कुछ भी नहीं मिलेगा उसके अंदर। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम हो सकता है शुरू में आपको बेहतर ना दिखते हो, लेकिन जैसे जैसे अंदर उतरेंगे उस उतने ही बेहतर नहीं, बेहतरीन और सर्वश्रेष्ठ आप हासिल करते जाएंगे। आपको लगेगा कि एक, मैं खुद उसका उदाहरण हूं, मैंने बिजनेस किया था, स्टार्ट किया था, एक भरोसे पर किया था, एक ट्रस्ट था, एक बॉन्डिंग थी मेरे और मेरे स्पॉन्सर के बीच में। बस मैं उस, जो उनके और मेरे बीच में एक विश्वास था उसे तोड़ना नहीं चाहता था, उनको मुझ पर विश्वास था, मुझे उन पर था, एक रिलेशनशिप थी मेरी, उस बॉन्डिंग बनी रहे इसलिए स्टार्ट कर दिया था। ना तो बिजनेस का पता, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मैंने लेना शुरू किया तो मेरा इस बिजनेस के ऊपर फेथ बढ़ता गया, फेथ के साथ साथ मेरी आस्था बढ़ती गई, भरोसे के साथ साथ मेरा आस्था बढ़ती गई।
और मुझे ऐसा लगने लगा कि एक अननोइंगली, अनजाने में एक ऐसी चीज मेरे हाथ लगी है जिसे मैं ढूंढने निकलता तो नहीं मिलती। रियलिटी है कि बिजनेस नॉलेज, बिजनेस को समझने की मेरे पास समझ ही नहीं थी उस टाइम। मैं चाहकर भी इतना नीचे के ऐसे भी बिजनेस होते हैं दुनिया में, मैं उतनी जानकारी, जब मुझे यही नहीं पता था ऐसे ही बिजनेस होते हैं, तो मैं क्या समझ पाता। जैसे जैसे इसकी इंफॉर्मेशन आती गई वैसे वैसे मेरा भरोसा बढ़ता गया। ये वो कंपनी है आपके हाथ में, जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, बट इन राइट मैनर, इन राइट वे। सही आदमी से समझिए, सही तरीके से समझिए हर चीज, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे बिजनेस मॉडल हो, चाहे बिजनेस प्लान हो, चाहे कंपनी का प्रोफाइल हो, आप इसकी गहराई में जाइए। हम हमेशा एक चीज बोलते हैं कि अच्छे प्रोफाइल को लाओ। अच्छे प्रोफाइल का मतलब हम अमीर लोगों को लाने के लिए नहीं कहते आपसे। अच्छे प्रोफाइल का मतलब है ऐसे समझदार लोगों को हमारे बिजनेस मॉडल को लेके जाओ जो बिजनेस को समझने की थोड़ी क्षमता रखते हो, जो अगर हम समझाएं तो वो समझ सके। इसलिए हम बिजनेस ज्वाइन करते समय एक लाइन हमेशा बोलते हैं, आर यू टीचेबल? क्या आप सीखने को तैयार हैं? सीखने का मतलब हम टीचिंग नहीं देंगे उसको, हम पढ़ाएंगे नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और आप सीखिए स्टूडेंट बनिए, नहीं। हम कहते हैं अगर कहीं से आपको इस बिजनेस की समझ मिलती है हमारी टीम के द्वारा या कंपनी के द्वारा, तो क्या आप उस पर विचार करने की स्थिति में रहेंगे? हमने बोला और किसी और ने बोला, दोनों की बात आपने मान ली, नहीं। दोनों को क्या आप बराबर पलड़े पर रखकर इतनी समझ रखते हैं कि आप तोल सकें, सही डिसीजन ले सकें कि हु इज राइट, सही कौन है इन दोनों में से? इसलिए हम बोलते हैं क्या आप ओपन माइंड रहेंगे? तो ये सारी चीजें आपके हाथ में। तो मैं कहूंगा कि 2023 में आपके साथ एक बड़ी चीज लग गई है। 2023 तक जब भी आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और नहीं किया तो आज स्टार्ट कर दीजिए। 2024 में भरोसे के साथ बिजनेस को बिल्ड कीजिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हर आदमी प्रोडक्ट की बात करता है, हर कंपनी प्रोडक्ट की बात करती है। मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं दूंगा कि हाउ टू यूज, बट मैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीजें जरूर आपको शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एमबे का प्रोडक्ट, यही कारण है जिसने समझा वह चाहे बिजनेस ना कर रहा हो बट प्रोडक्ट को आज भी यूज करता है। ये इसी की विशेषता जो मैं बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट आखिर ऐसा है कि हमारे प्रोडक्ट में जो छोड़ गया वो भी एमबे, जो एमबे नहीं कर पाया छोड़ गया, परिस्थिति उसकी कुछ भी रही हो वी डोंट नो, लेकिन वो प्रोडक्ट से आज भी जुड़ा हुआ है। जिसने बिजनेस दिया उस इंसान से वो आज भी जुड़ा हुआ है। आखिर है क्या, ऐसा क्या जादू है? क्या हमने कोई एग्रीमेंट किया था कि आप करें ना करें हमसे जुड़े रहना आपकी शर्त होगी, कि आप करें ना करें लेकिन हमारा प्रोडक्ट लेना के लिए आप बात दोगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऐसा है क्या मैजिक? मैजिक क्या है? देखिए, पहली चीज, हमारे प्रोडक्ट हैं वो सेफ हैं 100% कस्टमर के लिए और एनवायरमेंट के लिए। पहली बात तो ये बता, और कंपनी ये देती है नहीं देती हमें नहीं पता, लेकिन हम जो देते हैं वह प्रोडक्ट पूरी तरह सेफ होता है। सेफ मींस उस इंसान के टच में आने पर किसी तरह का ऐसा कोई हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल कंपोजिशन तो नहीं है जो धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म पर उस इंसान को किस तरह की डिजीज प्रोवाइड करा दे। होता ना कई बार कि आज नहीं पता लगेगा, धीरे धीरे आपको एक ऐसा आपने लगाया जिससे मच्छर तो भागे बट धीरे धीरे अंदर हो क्या रहा है आपके लंग्स के अंदर, उसका धीरे धीरे असर हो रहा है। लंबे टाइम में पता लगा कि एक ये डिजीज उस फलानी चीज की वजह से हो गई। वो टच में आने पर, वो खदान में काम करने पर, उस केमिकल के संपर्क में आने पर, उस पेंट के संपर्क में आने पर आज कुछ नहीं हुआ, बट लंबे टाइम के बाद पता चला उसको स्किन कैंसर हो गया। एक धूल भरे वातावरण में काम करने पर आज कुछ नहीं हुआ, बट पता लगा आफ्टर 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर कि उसका कॉज वो था कि उसने उस खदान में काम किया था। इस तरह का कोई प्रोडक्ट में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं प्रोवाइड करा रहे आपको कि जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होता हो। इतनी दूर की कोई नहीं सोचता। एम्बे कॉर्पोरेशन इस बात का ध्यान रखती है कि अगर आप हमारे किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट का कंजप्शन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की वजह से आज ही नहीं, आज होगा तो पकड़ में आ जाएगा ना, इमीडिएट रिएक्शन तो हमेशा समझ में आता है। आज ही नहीं, आप इन्हें पूरे जीवन भर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आप अपने उन चहेते परिवार वालों के साथ, उन आपके जिनको प्यार करते हैं उन रिलेटिव्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं निश्चिंत होकर। ये पूरी तरह सेफ है आपके लिए। तो सब अच्छी बात है, इससे कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। कंपनी तो आई पैसे कमाने के लिए है, बिल्कुल सही है। लेकिन इतनी दूर की कोई नहीं सोचता कि हमने आपको दिया, आपने हम पर भरोसा किया, हमने आपको भरोसे के बदले अच्छी चीज दी। लेकिन इस वातावरण में हमारे आपके बाद भी तो लोग आएंगे ना। ये प्रकृति तो बनी रहेगी और चलती रहेगी। हमसे पहले भी लोग थे, हमारे बाद भी रहेंगे। तो हमने आप तक का तो काम कर लिया, आपको नुकसान नहीं हुआ, हमें नुकसान नहीं हुआ। क्या ये वातावरण, ये एनवायरमेंट, ये यूनिवर्स हमारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान
कुछ इस तरह की हार्मफुल चीजें तो नहीं हो रही जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है ना, ओजोन डैमेज हो या कुछ भी हो, आज ये हो गया, क्लाइमेट में ये चैलेंज है जिसकी वजह से ये मौसम में बदलाव आ गया, ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं होती हमारे प्रोसेस में जिससे इस प्रकृति को नुकसान होता हो। आपको बता दूं, वी आर ओनली कंपनी, अब मैं ओनली लगा रहा हूं, अब मैं भरोसे के साथ लगा रहा हूं, एकमात्र अकेले हम हैं जो इन दोनों चीजों का ध्यान रखते हैं। हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कोई भी इस तरह की एक्सट्रेशन, मतलब ऐसी चीज उत्सर्जित नहीं करते हैं जिससे इस इन्वायरमेंट को थोड़ा भी डैमेज होता हो। इवन इन्वायरमेंट में ओजोन भी आता है, वो है परत भी डैमेज है कुछ। जब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, बॉडी में भी होते हैं हमारे में। वो रिएक्शंस के दौरान ऐसी हार्मफुल चीजें उत्पन्न होती हैं जो यूनिवर्स में अगर चली गई तो यूनिवर्स को लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकती हैं। और वो कार्बन का टाइप होता है, कार्बन फ्लोरोकार्बन। आप तो प्रोडक्ट लेते हैं वो साहब इतने का दे रहा है, खुशबू है। कमाल की बात है, हिंदुस्तान ऐसा देश जहां नाक से लगाकर साबुन की क्वालिटी बताते, कमाल के लोग हैं भाई। कैसे, हाउ इट पॉसिबल? अरे उसके लिए लैब बनी हुई है, बट है तो है। तो यहां पर वो प्रोडक्ट बनाते समय इस तरह का ध्यान रखा, कार्बन फ्लोरोकार्बन तो उत्सर्जित नहीं होता। और ये जो बनाए जाते हैं, इवन उनके अंदर कंजप्शन की जानी, भारत में तो एक ऐसा प्लांट बनाया कंपनी ने, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी हम पैदा कर रहे हैं, वो भी ग्रीन, ग्रीन एनर्जी। प्रोडक्ट बनाते समय भी हम वो नहीं कर रहे, बनने के बाद तो छोड़ो, बनने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लाइट काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी काम में ले रहे हैं, वो भी हम ग्रीन काम में ले रहे हैं। प्रोडक्ट बना, उसका कोई भी रेस्क्यू बाहर तो नहीं जा रहा है ना। वो प्रोडक्ट बनने से, प्रोडक्ट काम में लिया, काम में लेने के बाद वह प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अरे नुकसान छोड़िए, वो तो फायदा पहुंचा रहा है। बात करूंगा कुछ प्रोडक्ट, आप चाहे कपड़े धोने का हो, चाहे आप हाथ धोने का हो, काम में ले लिया और उसको आपने इन्वायरमेंट को खुला छोड़ दिया, तो इन्वायरमेंट को एक एडिशनल बेनिफिट दिया उसने, पेड़ पौधों में चला के तो और एक अतिरिक्त फायदा दे दिया। तो वो चीज आपको प्राउड फील कराती है। क्वालिटी में वी आर नंबर वन, हमसे बेहतर कोई नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये बहुत सारे अवार्ड मिले, रिवार्ड मिले, ये रिवार्ड हम आपने नहीं दिए, ये अलग अलग देशों की अलग अलग सरकारों ने दिए हैं। ये ग्लोबली कुछ वो होती है जो इस तरह का काम करते हैं, उन्होंने ये समय समय पर इस तरह कंपनी को, एक तो ये कि हमने मोहल्ला कमेटी बना दी और उससे एक गले में बिल्ला लटका दिया जी हमें सर्टिफिकेट, नहीं, ग्लोबल की बात कर। रिसर्च, इस सारी चीज के ऊपर हमारी रिसर्च टीम लगी होती है, और ये हमारा जो रिसर्च सेंटर है एक सैकड़ों की संख्या में है, बड़ी मात्रा में हम रिसर्च सेंटर रखते हैं, अलग अलग देशों में रखते हैं। इस रिसर्च टीम का एक ही काम है कि जो प्रोडक्ट है वह बेहतर तो है, क्या इसे और बेहतर किया जा सकता है। इसका मतलब बेहतर से बेहतरीन की जर्नी पर हमेशा हमारी रिसर्च टीम काम करती है। यही कारण है कि एक इंसान ने जो प्रोडक्ट लिया वो उसे बहुत ही पसंद आया, और जब कंपनी उससे और बेहतर बना सकती है उतने ही पैसे में लगभग, तो कंपनी कहती है कि जिसने हम पर भरोसा किया ना, हम इसको और बेहतरीन दें। जब कंपनी और बेहतरीन देती है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर खुद नाक मुंह से कोड़ने लगता है, अरे सब पहले वाला अच्छा था, अरे भाई अच्छा ये उससे भी ज्यादा है, लेकिन पहले वाले की आपको आदत लग गई थी। एक प्रोडक्ट को जब बहुत लंबे टाइम तक आप प्यार करते हैं, अच्छा लगता है आपको, आप उससे उसके फैन बन जाते हैं, तो रिप्लेसमेंट इतना इजी नहीं होता। आप अपने प्रोडक्ट को, जब दूसरा प्रोडक्ट उससे बेहतरीन आता तो आप कहते पहले वाला अच्छा था, क्यों? लंबे टाइम में आपने उसके बहुत सारे गुण देखे थे, महसूस किए थे। नए वाला भी हाथ में आया है, धीरे धीरे उसके और बेहतरीन गुणों से आप अवगत होंगे। और जितना टाइम उसमें लगेगा, जब तक वह ड्यूरेशन लग रहा है आपका, वो उसको पीरियड, कुछ भी इंक्यूबेशन पीरियड, कुछ भी नाम दे लीजिए, वह जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप पिछले वाले प्रोडक्ट के जो खासियतें थी उनको भुला नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप कहते हैं इससे बेहतर तो पहले वाला था। समझ का फर्क है। इससे बेहतर पहले वाला होता तो कंपनी लाखों हजारों करोड़ों रुपए नहीं लगाती और बेहतर करने में। उसको बेहतरीन किया है, उसको आपको नए सिरे से और समझना होगा क्या एड ऑन किया गया है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। हम रिसर्च पर बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं। मोस्टली कंपनी थर्ड पार्टी से रिसर्च कराती हैं, क्योंकि रिसर्च टीम बनाना इतना आसान नहीं होता। रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना एक बहुत ही मनी कंज्यूमिंग, वो है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोई भी नहीं करना चाहे, हर आदमी अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहेगा जी, कोई क्यों पैसा डालेगा उसके अंदर। बाहर थर्ड पार्टी से करा लो। सोच के देखो, आपको एक हल्का सा एक बुखार भी आ गया, आप अपनी लैब खोलें, क्योंकि आपको रिपोर्ट ये चाहिए। मैं भरोसा नहीं करता साहब, मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं तो अपनी लैब खोलूंगा, उसकी जांच पर भरोसा करूंगा, दूसरे क्या पता उल्टी सीधी जांच दे दे तो। बात तो सही है, जिंदगी का सवाल है। अगर आप जिंदगी को लेकर इतने कॉन्शियस हैं कि आप अपनी एक बुखार की जांच के लिए अपनी लैब खोलने पर तुले हुए हैं,
तो सोचो वो कंपनी कितनी कॉन्शियस होगी जो अपने प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए अपनी लैब खोल देती हो, लैब ही नहीं अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट खोल देती हो और बड़ी मात्रा में खोल देती हो। वो साहब एक बिल्डिंग ही तो बनानी है, दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट आपको हायर करने होते हैं, और वो यूं ही नहीं आते, उनका आपका कोई ऐसा संबंध नहीं होता कि जी चलो जी समाज सेवा के लिए हम आपकी मदद कर देते हैं। दुनिया के हाईली इक्विप्ड मशीनें आपको लगानी होती हैं, बहुत सारे इसके पीछे बहुत सारा साइंस चलता है, इंजीनियरिंग चलती है, तब जाके ये चीजें मिलती हैं। हम रिसर्च में रिसर्च टीम अपनी खुद की रखते हैं, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट से निकले हुए साइंटिस्ट को हम लोग हायर करते हैं। वो इस बात पर काम करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाए यह ना इंसान को नुकसान करे ना एनवायरमेंट को नुकसान करे, यह दोनों को बेनिफिशियल हो। साथ के साथ ये ध्यान रखें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर कि ये मार्केट की कॉस्ट से ज्यादा नहीं चला जाए। हम केवल प्रॉफिट के लिए नहीं आए, एम्बे कॉर्पोरेशन प्रॉफिट नहीं लेता, प्रॉफिट हर कंपनी लेती है, हम भी लेते होंगे। यही कारण है उनके और कंपनी कहते हैं ना कि बहुत कमाई है मैन्युफैक्चरिंग में, हाँ बहुत कमाई है, लेकिन एक इंसान ये देख रहा है कि जो प्रोडक्ट मैं 100 का बेच रहा हूं उसमें 80 रुपए मेरे पास आ जाए। एक ये सोच रहा हूं कि चाहे रुपए 50 ही आए भाई, लेकिन मैं वो चीज दूं जिसने मुझ पर भरोसा किया कि भरोसा मेरे और उसके बीच में बॉन्डिंग कायम रहे, ये भरोसा बना रहे। हम वो कंपनी है। ठीक। पैकेजिंग सिस्टम की बात करें तो प्रोडक्ट पैक ही तो करना है, यूज तो आदमी पैकेजिंग को थोड़ी करेगा, यूज तो प्रोडक्ट को करेगा और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, हमारे हमें भरोसा है। लेकिन पैकेजिंग पर ध्यान रखें, हम पैकेजिंग का कितना ध्यान रखते हैं आपको बता दूं, जिस बोतल को आप हाथ में लेते हैं, चूंकि कंज्यूम करने के बाद आप उस बोतल को तो रखेंगे नहीं घर में, उसको कहीं तो जाएगी, चाहे कबाड़े वाले पास जाएगी तो बाहर, तो वह जो बोतल की पैकेजिंग है वह भी नुकसान ना करती हो। यही कारण है कि जब भी आपके हाथ में कोई पैकेजिंग आती है, थोड़ी समझ रखते हैं आप, चाहे वो होम केयर का हो, पर्सनल केयर का हो, न्यूट्राइट का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसको उल्टा कीजिए, उसके नीचे एक ट्राइंगुलर बनाएगा, उसके अंदर कुछ मार्क लिखे होते हैं, कुछ 1 2 3 इस तरह के अंक लिखे होते हैं। ये है क्या, इनको समझिए। ये जो लिखे होते हैं ये मैंडेटरी है, भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी प्लास्टिक आइटम आप दे रहे हैं तो उसके अंदर ये सिंबल है, ये लगाना होगा। ये इंडिकेट करता है कि आप इस पैकेजिंग के लिए जो रॉ मटेरियल काम में ले रहे हैं वो किस क्वालिटी का है। हमारे जो काम में लिए जाते हैं पैकेजिंग वो इस स्तर के हैं कि वह बायोडिग्रेडेबल है, वह बाहर आपने कहीं भी किस तरह से उसको बेचा, बाहर गया तो वह किसी भी तरह से पूरी तरह इस कहते हैं ना इस इन्वायरमेंट का एक हिस्सा बन जाएगा, वह कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। वह बायोडिग्रेडेबल कहते हैं उसको, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है वह प्रकृति का एक भाग बन जाए, ना कि प्रकृति को कहीं प्रकृति के जो सिस्टम है अपना उससे छेड़छाड़ करें। इतना ध्यान रखते हैं। पैकेजिंग जब उसकी करते हैं तो हम इतना ध्यान रखते हैं पैकेजिंग करते समय कोई कंटामिनेशन ना चला जाए। किसी भी चीज को सील लगाने के लिए कोई ना कोई ग्लू तो इस्तेमाल करना होगा, वो ग्लू का टाइप कुछ भी हो, है ना, कोई तो कुछ तो ऐसा बनाना होगा जो उसके प्रोडक्ट को जब बंद करें तो उसकी पैकेजिंग करें, तो वहां पर कोई तो ग्लू लगाना हो। ओनली कंपनी, अदर होंगी आई डोंट नो, बट मैं जहां तक जानता हूं हम एक ऐसी कंपनी है जो उस पैकेजिंग पर भी ध्यान रखते हैं कि इस तरह का कोई ग्लू या पेस्ट ना लगा दें। उसको आपको पता है हम एयर प्रेशर से पैक करते हैं, सब वो तो इतनी टाइट होती है वो नाखून से भी नहीं छोड़ती, कई बार हमें चाकू देना होता है, हाँ जी वो नहीं चलेगी। दिस इज वेरी हाई टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही उच्च एक तरह से तकनीकी है, और इस तरह की उच्च तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए उच्च तकनीकी की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और उच्च तकनीकी मशीनों का इस्तेमाल करने के लिए उच्च स्तर का पैसा भी खर्च किया जाता है। समझने की बात है ये चीजें हम देते हैं। आप सोचते होंगे कंपनी रिफंड पॉलिसी देती है तो हम रिफंड करते हैं, उनका क्या करती है। मैंने 100 काउंटिंग का एक न्यूट्राइट का प्रोडक्ट लिया जिसकी गिनती 100 है, उसके अंदर मिलने वाले प्रोडक्ट की, वो कुछ भी हो सकता है। चूंकि मुझे रिफंड पॉलिसी मिली 30 दिन की, 30%, तो 30% मतलब है मैंने उसमें से 28 30 गोली निकाल ली, और ये काम मैंने कर लिया 25 दिन के अंदर। मैंने प्रोडक्ट को वापस किया कंपनी पॉलिसी के हिसाब से, कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाने के हिसाब से कंपनी ने मुझे पूरे 100 गोली के जो पैसा लिया था वो मुझे वापस कर दिया। कंपनी को कितने का नुकसान हुआ आपके हिसाब से, अगर उस प्रोडक्ट की जो 100 गोली की कॉस्ट थी उसकी 1000 रुपए है तो आपके हिसाब से 100 रुपए का नुकसान हुआ भाई। 10 रुपए की गोली है तो
100 रुपए की बेची है मुझे, तो 10 गोली का तो 1,000 की बेची, 10 रुपए की गोली है, तो कंपनी को मैंने जब उसमें से 30 गोली निकालनी मान लेते हैं, तो कंपनी को 300 का लॉस हुआ। 700 रुपए तो बच गए ना उसके। मैं भी यही समझता था पहले, और यही समझ में आता है। आपको बता दूं, आपको लगता है कि आपको 300 रुपए का नुकसान हुआ कंपनी को, है ना, कंपनी को पूरे 1,000 का नुकसान हुआ। और 1,000 नहीं, 1,000 का जो प्रोडक्ट बेचा था उस पर 1,000 से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। बताता हूं क्यों। जब आप कोई भी खुला प्रोडक्ट वापस करते हैं, तो कंपनी मानती है कि अब इसके अंदर कंटामिनेशन हो गया, है ना। कंटामिनेशन मतलब है इसके अंदर बाहर का बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, कुछ भी ऐसा हो गया कि अब हम इस प्रोडक्ट को दूसरे इंसान को नहीं देंगे। तो जो प्रोडक्ट वापस आया था उस प्रोडक्ट को कंपनी डंप कर देती है, चाहे वो प्रोडक्ट कितने भी रुपए का क्यों ना हो। चाहे वो प्रोडक्ट, मैं 1,000 का एग्जाम्पल लिया है, वह प्रोडक्ट 25,000 का क्यों ना हो, वह पूरा का प्रोडक्ट डंप कर दिया जाता है। और डंप ऐसा नहीं आपका आया चलो वापस और उसको गड्ढे में दबा दिया, नहीं। वापस आने वाले प्रोडक्ट दोबारा हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, लैब बनी हुई है हमारी, उस लैब के अंदर जाता है और उसको जांचा जाता है, क्या वास्तव में हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी वजह से ये वापस आया। उस रिसर्च के बाद ये डिसीजन लिया था, नहीं, हम सेफ हैं, हमारा प्रोडक्ट वही है जो हमने क्लेम किया था। इसका कोई और कारण हो सकता है, किसी ने इसको मिसगाइड किया हो, ये समझ ना पाया हो। हम अपने प्रोडक्ट पर आज ही वही फेथ रखते हैं। लेकिन चूंकि ये वापस आया तो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कंटामिनेशन हो, इंटेंशनली इसके अंदर कुछ ऐसा डैमेज किया गया हो जो हमारी कंपनी की इमेज को गिराता हो। हम अब इस प्रोडक्ट को किसी दूसरे को नहीं देंगे, हम इस प्रोडक्ट को वापस देने के बजाय डंप करना पसंद करेंगे। तो इस प्रोसेस को, इस जांचने में जो पैसा खर्च हुआ वो उस 1,000 के अलावा हुआ ना। ठीक। तो सोचो कि क्या क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं। पैक आया, उसका क्या किया, वो दूसरे को हम बेच देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सील है वो टेम्पर प्रूफ सील है। टेम्पर प्रूफ का मतलब है, अगर हमने उस सील को लगाया, किसी ने उस सील को अगर खोल दिया तो दोबारा वो नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी अलग है। हमने उसको किसी ग्लू से नहीं चिपकाया, जो उसने खोला अपने तरीके से। हम तो बहुत तकनीकी, थोड़ी तिगड़मबाज है। खोला और पसंद नहीं आया, हमने उसको निकाला या कुछ भी किया, और हमने उसमें कोई भी एक शरारत कर दी और उसको वापस उसी ग्लू से चिपका दिया। जब ग्लू है ही नहीं तो चिपकाओगे कहां से? और जिस तकनीकी से उसको चिपकाया गया है, वह तकनीकी इजी तो नहीं है ना। वो सील का नाम है टेम्पर प्रूफ सील। तो ये सारी और भी विशेषताएं, चूंकि टाइम की वजह से मैं आपको कम बता पा रहा हूं, बट हम बात करते हैं प्रोडक्ट क्या है हमारे पास। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, टाइम की वजह से मैं ज्यादा नहीं बता रहा। आप कपड़े धोने का प्रोडक्ट लीजिए हमारा, कपड़े धोने का लीजिए, जिसको पहली नजर में देखेंगे तो आपको लगेगा ये शायद वास्तव में महंगा है, शायद मुझे मोटिवेट करने के लिए इसकी कॉस्ट को सस्ता बताया जा रहा है। नहीं, लेकिन जब उसका कंसंट्रेशन फॉर्मूला आप जानेंगे, उसका कंपोजिशन आप जानेंगे। हम कपड़े धोने का तो दे रहे हैं आपको, लेकिन बिना कास्टिक का दे रहे हैं आप। कपड़े धोने जैसा काम बिना कास्टिक के आप कर पा रहे हैं, और उतने ही पैसे में दे रहे हैं जितने में आप कास्टिक ले रहे थे। हम वही, आपका कपड़े धुलाई का वही खर्चा आएगा जो आप अभी तक जो खर्चा दे रहे थे, वह खर्चा आपका कपड़े धुलाई का किसी एक्स ब्रांड का आ रहा था, इवन उससे सस्ता मिलेगा। कॉस्ट के हिसाब से, कपड़े का पर कपड़े की धुलाई के हिसाब से सस्ता होने के बावजूद हम आपको एडिशनल चीजें और दे रहे हैं जिनका चार्जेस ना आप समझ पा रहे हैं ना हम आपसे ले रहे हैं। अगर कोई समझा दे तो आप उस पर प्राउड फील करते हैं, ये भी था क्या मुझे पता ही नहीं है। हम उसमें आपको सॉफ्टनर दे रहे हैं। सॉफ्टनर कपड़े को सॉफ्ट नहीं रखेगा, आपके हाथों को सॉफ्टनर सॉफ्ट भी रखे, हाथों को भी सॉफ्ट रखेगा। हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं आपको कि आपके कपड़े की शाइनिंग न चली जाए। हम एक ऐसा, उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है जिसे आप नाक से सुन के क्वालिटी देखते हैं ना, वो फ्रेग्रेंस आपको जो मिल रहा है उसके अंदर वो भी नेचुरल है। हम कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं दे रहे आपको। और यही कारण है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होती तो कपड़े धुलने के बाद 2 घंटे में धूप में चली जाती, दोबारा जब धुलने जाएगा प्रेस हो जाएगी, तब भी वो फ्रेग्रेंस आप फील कर पाएंगे। जब हम आपको नॉन कास्टिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, नतीजा क्या होगा, चूंकि कपड़े धोने के बाद उस कपड़े को आप अपने शरीर पर ही तो पहनोगे, तो आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसा रेस्क्यू ना हो जो शरीर के अंदर स्किन के ऊपर कोई डिजीज छोड़ दे। कास्टिक में ये पॉसिबिलिटीज है और होता है ऐसा, हमारे प्रोडक्ट के साथ नहीं होता। पानी कम हो, आपने कम पानी में धोया तो फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा पानी आपने लगा दिया, अपनी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमारा कपड़ा धोने का प्रोडक्ट है। पोछा लगाने की बात करें, आपके जो
आप जानते हैं ये टाइल्स और ये जो पत्थर लगता है नेचुरल, जो आप खदान से निकालते हैं, जिसको आप मकराना या ग्रेनाइट कुछ भी बोलते हैं, ये सांस लेता है। ये तो जिंदा नहीं है सब, ये सांस कैसे लेगा? प्रकृति की हर चीज सांस लेती है। कहीं ऐसी चीज तो नहीं हम इसकी जान निकाल रहे हैं, इसको और खत्म कर रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट कहते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। आपका पोछा लगाने का प्रोडक्ट उसको जिंदा रखता है। उसकी, चूंकि वो पत्थर जिंदा है, उसकी शाइनिंग को जिंदा रखता है। उसकी, जो भी आप करते हैं, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक, चूंकि जब नया खरीदते हैं बनाते हैं तो आपको एक पॉलिश का एहसास होता है। क्या हम सफाई के बाद वह पॉलिश प्रोवाइड वापस लौटा पा रहे हैं आपके फ्लोरिंग के लिए? कोई ध्यान नहीं रखता। मैं आपको बता दूं, हम सफाई के, जैसी सफाई होती है, सफाई के साथ साथ एंड टू एंड उसकी फ्लोरिंग के पॉलिश को वापस देते हैं। इसके लिए हमने उसके अंदर डेरिवेटिव डाले हुए हैं, कोकोनट डेरिवेटिव है, जो कि मैं प्रोडक्ट के उस पर बात नहीं कर रहा हूँ ट्रेनिंग पर, वो प्रोवाइड कराते हैं। पोछा लगाने के साथ साथ बार बार कहीं उसमें जो आपका गंदगी जा रही है वह वापस दूसरी जगह पर, जब आप कपड़ा काम में, वहां तो नहीं जा रही। नहीं, ऐसी तकनीकी है हमारे उस प्रोडक्ट के अंदर कि आपकी गंदगी वो सोख लेता है, हर बार कपड़ा आपका साफ निकलता है। पोछा चाहे मजदूरी क्यों ना लगा रहा हो, आपके आपने काम वाली क्यों ना लगाई हो, लेकिन है तो वो भी इंसान। उसका एमबे से दूर तक रिश्ता क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि उसने एमबे के प्रोडक्ट को अपने हाथ से टच किया है, तो कंपनी की मॉरल ड्यूटी बनती है, वो मॉरल बनती नहीं है, कंपनी मानती है कि हमारा दायित्व है, हमारे प्रोडक्ट को जिसने टच किया उसको किस तरह का नुकसान ना हो। किसा मजदूर है, क्या फर्क पड़ता है? उसको भी हाथ को किस तरह का नुकसान ना पहुंचाते हुए बेनिफिशियल होगा। चाहे हमारा बर्तन धोने का प्रोडक्ट क्यों ना हो, आपके बर्तन को साफ करेगा, हर तरह की चिकनाई को हटाएगा, बर्तन की शाइनिंग को मेंटेन करेगा, और बर्तन धोने वाले के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखेगा। चाहे आपके कार के ऊपर लगा धोने वाला, कार को जब लेते हैं तो उसके ऊपर एक अलग शाइनिंग आती है। धीरे धीरे जब हम अब जाते हैं, हम कहते हैं वो साहब उससे धो दीजिए हमारी कार को, झाग से जो बनते हैं, मजा आ जाता है देखने में। वो एक बहुत ही हार्मफुल केमिकल है, जो उस धीरे धीरे करके उस कार के कलर की शाइनिंग को खा जाता है। वो साथ धूप में हो गई। डियर फ्रेंड, धूप में तो गाड़ी उसकी भी खड़ी होती है जो जिसने कारवाश से धोया है, और धूप में उसकी भी खड़ी होती है जिसने कारवाश से नहीं धोया। मेरी गाड़ी 10 साल पुरानी है, एक मेरे पास गाड़ी, ऐसा नहीं है एक ही मेरे पास, इस टाइम 3 गाड़ियां हैं। बट एक गाड़ी जिस जो मैं, मतलब अपना अपना एक अटैचमेंट होता है। आज भी ऐसा लगेगा जैसे कंपनी से खरीदे, इसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने हुए हो, सेम शाइनिंग बरकरार है। धूप में ही खड़ी होती है। उस गाड़ी को कभी छाया नसीब ही नहीं हुई शाम को 6 बजे से पहले, और सुबह 6 बजे के बाद, रात में ही छाया नसीब होती है। हाउ इट पॉसिबल? जब भी सर्विस के लिए जाती है, मेरा कारबास मेरी डिग्गी में रहता है, मेरे इससे धुलेगा, ये मेरी शर्त है उसके साथ। क्या करता है वो? उसके ऊपर जो, यानी कि कहते हैं सॉफ्ट एंड जेंटल क्लीनिंग। सॉफ्ट और जेंटल का मतलब हार्ड क्लीनिंग कहते हैं जो उसके सरफेस को नुकसान पहुंचाता हो। सॉफ्ट एंड जेंटल क्लीनिंग प्रोवाइड कराता है उसी कॉस्ट में, एडिशनल कॉस्ट नहीं है। अरे बिना ज्यादा पैसे दिए अच्छी चीज हाथ लग रही है, समझदारी किसमें? एंटी रस्ट कोटिंग बना देता है वो, एंटी रस्ट, जंग नहीं लगती उसके बाद। और मैं जीता जागता एग्जाम्पल, उसके साथ गाड़ियां कबाड़े में बिक गई जनकब की, कहीं जंग नहीं मिलेगी आपको। कंपनी आपको एक ऐसी पॉलिश देती है जो आपकी शाइनिंग को इंक्रीज कर दे, एंटी रस्ट कोटिंग बना देती हो, यानी कि एक ऐसी कोटिंग कर दे जो उसके ऊपर रस्ट ना लगने देती हो। और ये सब काम करने में एक ऐसी पॉलिश ना हो जो आपकी, जब आप गाड़ी चलती है तो अभी तो चमकी, बाद में उसके ऊपर पता लगा बहुत सारे धूल के पार्टिकल लग गए। कोई पार्टिकल ना टिकता हो। कब संभव है ये? जब हम उसके अंदर ऐसे सिलिकॉन्स देते हो, ऐसे कहते हैं ना, उसके अंदर ऐसे नाम उसका क्या कहें, इंग्रेडिएंट देते हो जो आपकी शाइनिंग को रखे ड्राई, यानी कि वेट पॉलिश। पॉलिश गीली है बट वेटनेस ना छोड़ती हो, ड्राइनेस बिल्कुल लगने के बाद लगेगी जी मजा आ गया। इस तरह की यूनिक पॉलिसी मैंने नहीं देखी अपने जीवन काल, एमबी के अलावा। कि मार्केट में कोई बड़े बड़े ब्रांड, बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने विजिट किया है किसी भी कारण से, बट मैंने उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं देखी। आती है, चमकती है, और जब जाती है तो वो बहुत सारा धूल अपने पीछे चिपकाती चली जाती है। ठीक। ये कुछ प्रोडक्ट हैं होम केयर के, एक एग्जाम्पल के बतौर ले रहा हूं मैं। हमारा एक प्रोडक्ट आता है जो, जिसको आप काम में ले लें तो किसी तरह का वायरस और बैक्टीरिया छोड़ेगा ही नहीं वो। उसको सही बताएंगे, उसके जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो जहां भी इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर किस तरह का जर्म्स नहीं छोड़ता है। परशु है उसका नाम, आई लव वेरी मच।
बैक्टीरिया, इवन वायरस को क्लीन करने के लिए इजीली मार्केट में प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। मैं आपको बता दूं, मेडिकल में ही हूं मैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पर आप कहें कि जी क्या ये कर देता हो, वायरस खत्म कर देता हो, वायरस खत्म करने के लिए मिनिमम 40 मिनट होता है ना बीटाडीन सॉल्यूशन, जिसे पाविडन आयोडीन कहते हैं, उस सॉल्यूशन में भी अगर मुझे एक कैंची भी ऐसा करना है कि ये मुझे डाउट है कि इसके ऊपर कहीं वायरस लग सकता है, सामने वाला जिसका ऑपरेशन हुआ है उससे वो HIV का पेशेंट था, तो अब क्या उसे फेंक दूं कैंची को? उसे क्लीन करना एक बहुत बड़ा हेडेक है, ताकि दूसरे इंसान को उसके बाद जिस पर काम ले वह उसमें ट्रांसफर ना हो जाए। मिनिमम ड्यूरेशन 40 मिनट, पॉविडन आयोडीन सॉल्यूशन, ये शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन है। इससे शॉर्टेस्ट नहीं है, या फ्यूमिकेट कहते हैं, वो छोड़ो। आसान तरीका बता दूं, हमारा जो वायरस है, जो प्रोडक्ट है, वह इस वायरस को भी आसानी से किल कर देता है। और इसको हम बोलते नहीं है, रिटर्न में देते हैं आप, उसके ऊपर लिखा हुआ HIV किल्स, HIV तक के वायरस को किल कर देता है। अगर वीक में एक बार भी आप आफ्टर पोछा जो लगता है घर में क्लीनिंग के बाद उसको इस्तेमाल कर लें, तो आप कह सकते हैं कि मैंने पूरी तरह जर्म फ्री कर दिया है अपने फ्लोरिंग को। फ्लोरिंग ही नहीं, आपने कोई भी चाहे यूटेंसिल्स क्यों ना हो, किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलते हैं बहुत ही रीजनेबल, एफोर्डेबल प्राइस पर। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट है हमारे, पर्सनल केयर का मतलब है जिन्हें आप शरीर पर इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोडक्ट इस गुणवत्ता के अंदर जो पानी लिया गया, पानी चाहे प्रोडक्ट बना रहे हैं लिक्विड फॉर्म बन रहा है तो उसमें पानी लेंगे, वो सारे के सारे जो पानी लेते हैं वो 7-7 बार उनको प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि वो खास लोगों के हाथ में जाने वाले हैं। आप खास हैं, आप में समझ है, इसलिए ही तो आपने प्रोडक्ट खरीदा। तो बेहद ध्यान, आप जानते हैं जिस मिनरल वाटर को आप पीते हैं, मिनरल वाटर, जिस डिस्टिल वाटर को आप नाम कुछ भी ले लीजिए, सब ये सबसे अच्छा ब्रांड है, वो मैक्सिमम 3 बार प्योरीफाई किया जाता है फिल्टर, हमारा 7 बार फिल्टर किया जाता है, तब आपको प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वो थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं बात करूंगा आपसे, जब न्यूक्लाइड पर बात करूंगा कि क्यों करते हैं हम ऐसा, 7-7 बार क्यों प्योरीफाई किया आपको। प्रोडक्ट आपकी स्किन के डायरेक्ट टच में आने वाला है, तो आपकी स्किन का एक, कहते हैं प्रकृति ने हमें कैसे भेजा, जिसने आधार पर प्रकृति ने भेजा वो पीएच कहते हैं, हमारा अपना पीएच है, पीएच बैलेंस रहना चाहिए, प्रकृति संतुलित रहनी चाहिए। तो आप भी तो प्रकृति का एक हिस्सा है, तो आप भी संतुलित रहना चाहिए, तो पीएच बैलेंस्ड होते हैं हमारे प्रोडक्ट। चाहे वो प्रोडक्ट आपका बाल साफ करने का हो प्रोडक्ट हो, तो वो केवल सफाई ना करता हो, नरिशमेंट साथ में देता हो। आप जो भी शैंपू आप काम में लेंगे, हेयर शैंपू ऑब्वियसली वो क्लीनिंग के लिए लेंगे, और क्लीन होते ही आप यूं फील करेंगे मेरे बाल साफ हुए, बहुत बढ़िया साहब। आप दो ही चीज देखते हैं, बाल साफ हुए नहीं हुए, खुशबू अच्छी है नहीं है, इससे ज्यादा समझ रखता ही नहीं एक इंसान, कितना भी पढ़ा लिखा कस्टमर क्यों हो। हम बोलते हैं आपको इन दो चीजों के साथ, इनका ध्यान हम भी रखते हैं, आपको हमारा फ्रेग्रेंस पसंद आएगा, आपके बाल अच्छे साफ होंगे। हम तीसरी चीज जिसको आप नहीं समझते और हम समझाते भी नहीं है, बता दूं, हम आपके नरिशमेंट का भी ध्यान रखते हैं। बाल धोएंगे, बाल साफ हो गए, खुशबू पसंद आ गई, साथ में क्या बालों की मजबूती के लिए नरिशमेंट जा रहा है, स्किन के अंदर नरिशमेंट जा रहा है, साथ में जो नाली में ड्रेन होके जा रहा है, तो क्या वो एनवायरमेंट को सेफ रख पाएगा? वो एडिशनल हम ध्यान रखते हैं। हम आपको कहते हैं कि आप अपने शरीर को साफ करने के लिए स्किन बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसा क्यों मानते हैं जो दुनिया को दिखती है उसी स्किन का ध्यान रखें? यही कारण है कॉस्मेटिक ज्यादा बिकता है, इतना हिस्सा दिखता है, बाकी तो ढक गया, ये टाई लगा ली मैंने तो गर्दन भी दबा ली, हाथ बाथ सब दबा लिए, तो मैं क्या करूंगा, इतना ध्यान रखूं बस, ये भद्दे तो नहीं लग रहे मेरे, लोशन लगा लूंगा, चेहरे को थोड़ा चमका लूंगा, बाकी स्किन क्या की किराए पे लाया हूं मैं, वो भी तो मेरी स्किन है, उसका भी तो मेरा ध्यान रखने का फर्ज बनता है। तो जब बॉडी शैम्पू आप लेते हैं एमबी का, तो आपको बता दूं नॉन कास्टिक प्रोडक्ट है जो स्किन को आपको को साफ करता है, ग्लिसरीन हनी सफाई ही नहीं करता, नरिशमेंट देता है, आपकी सुंदरता को ही कायम नहीं रखता, बरकरार रखना के साथ साथ क्या करता है, नरिशमेंट देता है, ग्लो, एडिशनल ग्लो, स्किन भी साफ हो जाए, ग्लो फ्री मिल जाए। आप चूंकि पैसे कंपेरिजन कैसे कर रहे थे, वो प्रोडक्ट फलानी कंपनी का मेरी स्किन को साफ कर रहा है, तो मैं आपकी इसको पैसा एडिशनल क्यों दूं? वो स्किन को साफ कर रहा है, हम स्किन का ही दे रहे हैं, हम एडिशनल ले भी नहीं रहे, लेकिन हम आपको नरिशमेंट दे रहे हैं, ग्लो दे रहे हैं, वो एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, जिसका एडिशनल पैसा नहीं ले रहे आपसे। हम कहते हैं कि बॉडी वॉश मीन बॉडी वॉश, बॉडी वॉश एक नाम है जो बॉडी को वॉश करने के लिए काम में लिया जाता है। हम कहते हैं फलानी कंपनी का बॉडी वॉश इतने का, अरे बड़े भाई उसके कंपोजिशन को जांच लो, उसके अंदर लिया क्या है, आपकी बॉडी को वॉश करने के लिए,
क्या लिया है? खुशबू बढ़ाने के लिए फ्रेग्रेंस डाला क्या था? हमने तो नेचुरल फ्रेग्रेंस है, नुकसान ही नहीं करेगा आपको। हमने तो आपकी स्किन को ध्यान रखने की ग्लिसरीन और शहद जैसी चीजें डाली हैं जो नेचुरल है। देखिए, ग्लिसरीन युक्त लिखने के लिए किस चीज को, ग्लिसरीन की एक बूंद भी है तो आपका क्लेम सच्चा है, ग्लिसरीन युक्त है आपका। लेकिन रिक्वायरमेंट जितनी आपकी स्किन को साफ करने ग्लिसरीन की है, क्या उतनी मात्रा में डाला गया है? वो सब इतने गहराई से तो कोई नहीं समझता। समझते नहीं है वो अलग बात है, समझना चाहेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। क्यों? इतना बारीक लिखा होगा कि आप समझ ही नहीं सकते। और कोई जेब में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके नहीं घूमता। हम हम कहते हैं मत समझिए यार, ले जाओ, महीने भर में समझ लेना भाई, घर जाके फुर्सत में धीरे धीरे। वो दुकानदार तो नहीं बोल रहा आपसे ऐसा। हम जो आपको टेल्कम पाउडर देते हैं, उसका जो पार्टिकल है वो इतना फाइन देते हैं आपको कि वह पाउडर आपने लिया तो वो आपकी स्किन जो सांस ले रही है, इसके अंदर जो पोर्स हैं, कहीं उस खुशबू के चक्कर में वह बंद ना हो जाए। इवन पाउडर जो लगाते हैं वो खुशबू के लिए तो आदमी डीओ लगाता है, वो लगाता है कि स्वेट, जो स्वेटिंग कर रही है बॉडी हमारी, वह स्वेटिंग करते समय जो बैड स्मेल ऑर्डर, बॉडी ऑर्डर है, वह मतलब दिक्कत ना दे। तो उसके लिए क्या, जहां से स्वेट क्रिएट हो रहा है उसे कहते हैं स्वेट ग्लैंड। ग्लैंड्स हैं जो स्किन के डीप होती हैं, ऊपर नहीं होती, सुपरफिशियल नहीं होती, नीचे होती हैं। वहीं पर जाकर उस स्वेटिंग प्रोसीजर को कंट्रोल करता हो। इसके लिए बहुत ही उच्च गुणवत्ता का पार्टिकल चाहिए जो स्किन के पोर्स के थ्रू अंदर उस स्वेट ग्लैंड्स के चारों तरफ चला जाए। जिस प्रोडक्ट, जिस पर्सन, जिस पाउडर को आप बाजार का अच्छा बताते हैं ना, खुशबू बहुत लाजवाब है, ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूं, वही प्रोडक्ट आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहा है। पोर्स को ही बंद कर दिया। अब वो पसीना ही अंदर रह गया जो किसी ना किसी बीमारी के रूप में आपकी स्किन से बाहर आना तय है उसको। वो रुक गया तो अंदर ही अंदर वो क्या करेगा, वो पस बना देगा, जिसको पिंपल्स के लिए कुछ भी, इस तरह की जगह जगह फुंसियां होने लगेंगी। हमारे ने, है ना, मैं परसोना पर ये घंटा बात कर सकता हूँ आपसे, पाउडर की बात कर रहा हूँ, टेलिंग साहब इतना बात कर सकते हो, हाँ जी। यूं ही थोड़ी किसी को गर्व होगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर। उस तरह की जिस जिस फ्रेग्रेंस को आप फील करते हैं, दैट इज वेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस। वो कोई लैब का हमने वो नहीं डाल दिया उसके अंदर। इसलिए कहते हैं हम हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, अब मैं ये नहीं कहता कि हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। हार्मफुल केमिकल और केमिकल में डिफरेंस बता देता हूँ। केमिकल आपकी बॉडी में अगर एक सर्टेन क्वांटिटी से एडिशनल थोड़ा भी जाएगा तो लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। उस मात्रा में डाला गया केमिकल हार्मफुल केमिकल कहलाता है। लेकिन उस मात्रा में केमिकल डाला जाए जो आपके जिस पर्पज के लिए काम में ले रहे हैं वह पर्पज सॉल्व हो जाए, और पर्पज सॉल्व होने के साथ साथ किसी तरह नुकसान ना पहुंचा जाए, वो हेल्थ सेफ केमिकल कहलाता है। इवन चूंकि मेडिकल में, इसलिए एग्जाम्पल ज्यादातर मेरे पास मेडिकल के होते हैं, स्नेक वाइट के लिए स्नेक का ही पॉइजन काम में लिया जाता है, बट वो उस क्वांटिटी में लिया जाता है जो स्नेक वाइट के होने वाले नुकसान को आपकी बॉडी पर ना होने दे, उल्टा बेनिफिशियल देता हो। अगर वही स्नेक बाइट का सीरम जो है वो उस पॉइजन जो इंसान को लेवल चाहिए उससे ज्यादा के डाल दी जाए तो वह कारण बन जाएगा उस इंसान को खत्म कर देगा। क्लियर है? अगर आपकी कंपनी, इसके लिए सरकार ने हर प्रोडक्ट को लेकर, हर केमिकल को लेकर लिस्ट बनाई हुई है, सूची बनाई हुई है, इतने से ज्यादा एक इंसान को एक मंथ में या एक डोज में उसकी बॉडी में अगर टच हो गया तो नुकसान कर। इसलिए सुनते हैं ना, फलाना कैंसर कारक है, फलाना प्रोडक्ट इस बीमारी के लिए उत्तरदायी है। उस क्वांटिटी को क्रॉस करते हैं तो वो उसके लिए जो दायित्व बनाया गया है वो दायित्व सच साबित हो जाता है। हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो निर्धारित किया गया है सेफ के लिए, सेफ एंड बेनिफिशियल, सेफ हो और फायदा पहुंचाता हो उच्च मात्रा में। दवा आपको फायदा ही पहुंचाती है निश्चित मात्रा में, उसी की एडिशनल डोज आपको आपकी जान का दुश्मन बन सकती है, जान पर आ सकती है। कंपनी भी केमिकल काम में लेती है क्योंकि सब चीजें बिना केमिकल तो रह नहीं। केमिकल, केमिकल तो बॉडी बना रही है आपकी, है ना। तो जो मात्रा हम दे रहे हैं आपको वह आपके बॉडी को सेफ के साथ साथ बेनिफिट भी प्रोवाइड करा रही है। इसलिए हम बोलते हैं हम हेल्थ सेफ प्रोडक्ट बनाते हैं। हम आपके लिए केमिकल फ्री इज नॉट राइट वर्ड। अगर मैं कहूं हम केमिकल फ्री बनाते, नहीं, बिना केमिकल के तो बनेगा नहीं ना प्रोडक्ट। हम आपको हेल्थ सेफ प्रोडक्ट देते हैं। हम उसमें काम में लिए जाने वाले इंग्रेडिएंट
उस मात्रा को अपने बेनिफिट को ध्यान में रखते कभी इस्तेमाल नहीं करते जो किसी भी तरह से आपको और यूनिवर्स को नुकसान पहुंचाता हो। इज इट क्लियर? तो जोश में बोले जाने वाले शब्द, होश में बोले जाने वाले शब्द में अंतर जो होता है वह अंतर केवल उसके एक्साइटमेंट का है। बाकी दिस इज ट्रू। ठीक। हमारे जो पेस्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद उस इंसान ने शायद ही कोई हो जिसने उसको दोबारा इस्तेमाल करने की इच्छा जाहिर ना की हो। मैं कहूं कि अगर हम एक नंबर्स वाइज देखें, हमारे ग्लिस्टर को जितने लोगों ने आज तक इस्तेमाल किया उसको इस्तेमाल करने के बाद रिपीटेशन का परसेंटेज क्या रहा, तो मैं कह सकता हूं ये परसेंटेज, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, ये कंपनी ने ऐसे डाटा नहीं किया, मेरा भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि मैं भी 25 साल से बिजनेस में हूं, 24 साल से, तो ऑब्वियसली मेरे भी अपने कस्टमर होंगे। तो मैंने किसी कस्टमर को ऐसा नहीं देखा कि उसने अब ग्लिस्टर मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट को पसंद किया हो, चाहे उसने मेरी जगह किसी दूसरे आदमी से लेना पसंद कर लिया वो हो सकता है, बट वो ग्लिस्टर का फैन बना रहा। वाई? ऐसा क्यों? क्या खासियत है? देखिए इसके अंदर जो खासियत की बात करें तो जो क्लेम करते हैं उस पर लिखे हुए हमारे 7 बेनिफिट, अभी हमने 7+7 कर दिए, 7 के साथ और 7 एडिशनल बेनिफिट, वो बेनिफिट जो लिखे गए वो ट्रू क्लेम है हमारा, है ना। उसके बेनिफिट लोगों ने फील किए, महसूस किए हैं। मैं कहूंगा कि एक बार अगर आप यूट्यूब पर हैं, आप अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है बट आप सुन रहे हैं, आज नहीं बाद में कोई आपको ये लिंक दे रहा है, तो एक बार सिर्फ इस बात के लिए कि मैं देखूं तो सही इतना ऐसा क्या है इस लिस्ट में, आप यूज कीजिए। और ट्राई करने के लिए बड़ा नहीं, छोटा यूज कर लीजिए, हम आपको देते हैं, छोटा मिलता है हमारा 50 ग्राम का, आप वो ट्राई करके देख लीजिए। मैं, मेरा भरोसा है, ये बोलता है कि एक बार अगर आपने सिर्फ ट्राई कर लिया तो आप उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। ये खासियत है हमारे ग्लिस्टर की। चूंकि ग्लिस्टर क्यों, पेस्ट ऐसी चीज है जिसे इंसान, हर इंसान करता है, रोज करता है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया। कहानी सबकी वही है, चाहे प्रोडक्ट कोई सा भी हो, चाहे हमारा एक लोशन आता है, एक जेंडर लोशन, वो काम में लेके देख लीजिए। खासियत क्या है, वाटर सॉल्युबल है वो। जब भी लोशन लगाते हैं वो एडिशनल मॉइस्चर है जो हम अपनी स्किन को दे रहे होते हैं, और जैसे चूंकि स्किन को मॉइस्चर देते हैं तो मॉइस्चर हम मानते हैं कि जो चीज लुब्रिकेशन है वो चिकनी होनी चाहिए, मैं भी एग्री करता हूं। जो लुब्रिकेशन है उसके अंदर ऑयली बेस होना चाहिए। ऑयली बेस लुब्रिकेशन हमेशा हार्मफुल होते हैं, हमेशा बेनिफिशियल नहीं होते। चूंकि स्किन के लिए मॉइस्चर प्रोवाइड हो जाए, जो एडिशनल मॉइस्चर चाहिए वो प्रोवाइड हो जाए, तो स्किन की जो प्रॉब्लम है ड्राइनेस वो सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए प्रोडक्ट दो तरह का है, वाटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑयल बेस्ड भी हो सकता है। ऑयल बेस्ड में रिस्क ये है कि आपके पोर्स को वो डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। और चूंकि ऑयल बेस है तो ऑयल ऊपर रह सकता है, तो वो डस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है, हार्मफुल केमिकल, जो हार्मफुल वातावरण के अंदर पार्टिकल है उनको अट्रैक्ट कर सकता है, अपने साथ टच कर सकता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल, चूंकि जो ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जैसे स्वेट ग्लैंड्स ऐसे ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको सपोर्ट मिल जाए। इसके लिए क्या होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो स्किन के अंदर चला जाता हो, पानी के साथ सामंजस्य बैठाता हो। वाटर सॉल्युबल क्यों? क्योंकि जहां वो बनती है वहां पर वो लिक्विड, एक तरह से कहते हैं ना, आपको जो भी वाटर बेस डस्ट नहीं पकड़ता, वाटर बेस डिजॉल्व हो जाता है। चूंकि हमारी बॉडी का ज्यादा हिस्सा पानी है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसके साथ मिलकर एक बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर सॉल्युबल बेस होने के बावजूद हम आपको एक स्किन का मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कराते हैं। हमारा साबुन ले लीजिए आप, साबुन को लोग नाक से पहचानते हैं, वो उनका अपना समझ है। साबुन की गुणवत्ता को पहचानने के लिए आपको गूगल इस्तेमाल करना चाहिए, गुणवत्ता को कैसे पहचाने। गूगल बोलता है, इसके लिए एक नंबर दिया, गूगल नाम दिया है, दैट इज TFM, टोटल फैटी मटेरियल। ये TFM कितने से कितने तक का किस इस्तेमाल के लिए, काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको गूगल से समझना चाहिए। किसको मेंशन करना अनिवार्य है? देखिए, जो आपके स्किन को सुंदरता के लिए दे रहा है उसे TFM मेंशन करना अनिवार्य है, दैट इज गवर्नमेंट गाइडलाइन। लेकिन जो आपके सिर्फ हाथ धोने के लिए दिया जा रहा है, उसके लिए चूंकि उसका पूरी बॉडी पर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो TFM मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जिन साबुन को आप सबसे अच्छा मानते हैं, अगर उन पर TFM नहीं लिखा हुआ तो वो आपके नहाने योग्य नहीं है, आपके हैंड वॉश करने योग्य है। क्लियर? जो आपकी स्किन के पूरे शरीर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप इसलिए कर रहे हैं कि वो क्लीनिंग के साथ साथ आपकी सुंदरता को संभाल कर रख सके, बढ़ा सके। तो ऐसी चीज जो सौंदर्यकरण का भी काम करते हो उन्हें टॉयलेटरी सोप कहा जाता है।
हमारे साबुन पर एक क्लेम है कि हमारा जो पर्सोना साबुन है वो टॉयलेटी सोप है, जो आपकी सुंदरता को बरकरार रखता है। और चूंकि टॉयलेटी सोप है तो अकॉर्डिंग गवर्नमेंट गाइडलाइन उस पर टीएफएम वर्ड मेंशन करना होगा। और टीएफएम मेंशन करने पर उसका ग्रेड क्या है, हमारा उसका ग्रेड 72 है। अब आपको अगर कंपैरिजन करना है तो एनी 72 ग्रेड का इतने ही ग्राम का साबुन कंपैरिजन कर लेना। अगर आपको लगे महंगा हमारा तो आप इसे वापस कर देना। इसलिए कहते हैं हम वैल्यू फॉर मनी ही नहीं देते, हम कंपैरेटिवली भी आपको ये प्रूव करते हैं कि हम वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ आपको मार्केट के कंपैरिजन में भी प्रोडक्ट का एडिशनल पैसा आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो ये चूंकि बड़ा सब्जेक्ट है इसलिए उसको आपको समझ नहीं आता टीएफएम 72 का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें स्किन केयर के एनी प्रोडक्ट के, हमारे बहुत बड़ी रेंज है। हम आपको दो कैटेगरी देते हैं, एक आपको हम देते हैं आर्टिस्ट की, और एक देते हैं हम आपको नॉन आर्टिस्ट मालिया, इंडियन बेस मालिया, आप नाम कुछ भी दे लीजिए, डजेंट मैटर। इसको मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक हम ऐसे देते हैं जिस गुणवत्ता के मोस्टली लोग इस्तेमाल कर रहे थे वही है जो आपकी सुंदरता, आपकी स्किन की साफ सफाई को और रख रखाव को बेहतरीन करते हैं। एक कैटेगरी वो है। दूसरी वो जो आपकी स्किन को साफ सफाई रख रखाव को बेहतरीन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार में भी काम करते हो, जैसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट, टाइम बाउंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। वो हमारी एक खास कैटेगरी है, दैट इज आर्टिस्ट। चूंकि वो खास कैटेगरी है, खास गुण के लिए दे रहे हैं, और वो टाइम बाउंड क्लेम कर रहे हैं इतने दिन में इस प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आपको दिखेगा विजिबल, तो उसका हम चार्ज भी ले रहे हैं आपसे। अब चूंकि हम ज्यादा चार्ज ले रहे हैं ऐसा आपको लगता है कॉस्ट वाइज, क्यों लगता है कि उसके कंपेरेटिवली जिस गुणवत्ता का हम दे रहे हैं उस गुणवत्ता के प्रोडक्ट भारत में कोई दूसरा बनाता ही नहीं है। बनाता होगा तो हमने कभी सुना नहीं है, सुना होगा तो हमने कभी खरीदने की हिम्मत नहीं पैदा की होगी। इसलिए वो कॉस्टली लगता है। होता तो रिपीट ऑर्डर नहीं आते, होता तो वो बिकना बंद हो जाता। और चूंकि जिसने इस्तेमाल किया उसके इतने फैन हो गए कि बार बार एक और नया प्रोडक्ट, एक और नया प्रोडक्ट, एक और नया प्रोडक्ट कंपनी को जोड़ना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? एक और पहले से बेहतरीन, एक और पहले से बेहतरीन, एक और पहले से बेहतरीन करनी पड़ रही है। तो स्किन कैटेगरी हमारी एक अलग खास कैटेगरी जिस पर हम सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस करते हैं, दैट इज न्यूट्राइट। न्यूट्राइट हमारा एक ब्रांड है जो हमारी कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए वो कंपनी का एक पार्ट है, कंपनी का एक ब्रांड है अपना। वो देता है आपको डाइटरी सप्लीमेंट। डाइटरी सप्लीमेंट का मतलब एक ऐसे प्रोडक्ट आपको देता है जो आपके आपके शरीर के अंदर चलने वाले प्रोसीजर को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसर होते हैं, और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं यह किसी न किसी खास चीज कमी की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिसे कहते हैं नेचुरल प्रोसेस प्रकृति ने जो दिया है वह डिस्टर्ब हो गया हमारा। चाहे हमें बॉडी को विटामिन डी का बनना कम हो गया हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी की कमी हो, एनी विटामिन की कमी हो गई हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर एडिशनल फूड फैट हम ले रहे हो जिससे एक इनबैलेंस हो गई हमारी बॉडी की जो खाना है, विटामिन मिनरल और कार्बोहाइड्रेट और फैट और ये फाइबर, इनका एक कॉम्बिनेशन है वो डिस्टर्ब कर दिया होगा अपने अपने फूड ऑफ चॉइस की वजह से। एनी प्रॉब्लम कोई भी हो, आपको ये राइट देता है न्यूट्राइट कॉर्पोरेशन कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने शरीर के, अपने दैनिक जो आपका फूड चॉइस है उसके हिसाब से जिस जो इनबैलेंस किया हुआ है आप उसको हमारे सप्लीमेंट करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी है महसूस करते हैं, आप विटामिन डी हमसे बैलेंस कर सकते हैं। आपको विटामिन बी की कमी है, विटामिन बी से कंप्लीट, आप ओवरऑल बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट हमारे एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। आपकी बॉडी में चूंकि ज्यादा डेफिशिएंसी आज की तारीख में अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइन, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, हमारे ज्यादातर लोगों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी, तो प्रोटीन का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एक बड़ी रेंज है और बहुत बड़ा पार्ट है। मैं उस पर कुछ मोटी मोटी बातें करूंगा, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। दो सवाल उठते हैं कि आपके प्रोडक्ट सब कॉस्टली हो सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट को आपको समझने की जरूरत है। मेरी आज हमारे सीनियर स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे कुछ चौंकाने वाली बातें मुझे पता चली। उनसे मैंने आज बहुत कुछ सीखा, और वो वही चीजें, क्योंकि चूंकि हर इंसान को उसके के चीजें टाइम टू टाइम पहुंचती हैं और कई बार हमें जब तक नहीं पहुंचती। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं हमारे की, तो बात प्रोटीन की नहीं है, बात पूरे न्यूट्राइट की है। जिस चूंकि कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारी कंपनी का दूसरे का भी प्रोडक्ट बनता ही होगा ऑब्वियसली, तो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल की जरूरत होती है।
रॉ मटेरियल का मतलब है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कच्चा सामान जो इस्तेमाल किया गया। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं जो मुझे उन्होंने बताया। अगर हम टमाटर काम में ले रहे हैं किसी चीज के लिए, सॉस बनाने के लिए टमाटर काम में ले रहे हैं, तो टमाटर काम में ले रहे हैं, टमाटर रॉ मटेरियल हो गया टमाटर का सॉस बनाने के लिए। अब वो टमाटर जो उगा है वो लैब में नहीं उगा, इसलिए नेचुरली कहलाएगा ना, चाहे हमारी कंपनी का हो चाहे किसी का हो। क्योंकि टमाटर लैब में तो बना नहीं है, पेड़ पौधे से उगा, इसलिए हम कहते हैं हमारा भी नेचुरल है। ठीक है। एक होता है नेचुरल, प्रकृति में उगा, सभी नेचुरल होते हैं। एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब है हमने दो अलग अलग टमाटर की वैरायटी को मिला के एक नई वैरायटी तैयार कर दी, दैट इज हाइब्रिड। क्या वो नेचुरल नहीं है? नेचुरल विद हाइब्रिड, है ना। कार में आज की तारीख में हाइब्रिड आ रही है, वो भी नेचुरल ही है भाई। तीसरा है हमने एक ऐसी जीन्स तैयार कर दी, ऐसी क्वालिटी तैयार कर दी टमाटर की जिसमें डीएनए नहीं है, जिसमें हमने उसके जीन को ही डिस्टर्ब कर दिया। देखने में, रंग में टमाटर ही है भाई, नाम भी टमाटर है उसका, नाम भी नहीं बदला हमने, वो भी टमाटर है। अब जब काम में ले रहे हैं तो हम टमाटर एक हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर, एग्जाम्पल बतौर हम कह रहे हैं ये हमारा टमाटर नेचुरल है। आप समझदार पढ़े लिखे इंसान है, क्या तीनों टमाटर को आप एक ही कैटेगरी में तोलना चाहेंगे? नहीं। अगर मैंने पहली कैटेगरी काम में ली, आपने बोया मुझे मेरा टमाटर इंग्रेडिएंट चाहिए मेरे एक्टिव के लिए, तो मैं बाजार से खरीद लूंगा, मेरे पास जितना होगा उतना उगा लूंगा, बाकी बाजार से खरीद लूंगा। तो मेरे प्रोडक्ट में कभी कमी नहीं आएगी। आप जितना चाहे उतना मैं ऑर्डर प्रोवाइड करा दूंगा। कई बार होता ना, साहब बड़ा अजीब नाटक है, देखो जब देखो तब टीएनए कर देती है कंपनी। मैं उसका आंसर दे रहा हूं आपको। कंपनी कोई नहीं चाहता अपने धंधे को लॉस पहुंचाना, टीएनए क्यों हो जाता है। मुझे हाइब्रिड काम में लेना है, तो दूसरे बेच रहा है ना बाजार में, हर आदमी बेच रहा है अपने माल को अपने तरीके से। मुझे हाइब्रिड मिल जाएगा, मुझे नॉन जीएम मिल जाएगा, मुझे नेचर मिल जाएगा, बट मुझे अपनी गुणवत्ता को ध्यान में रखना है। तो मैं मेरे जो टमाटर बो रहा हूं, जिस तकनीक से बो रहा हूं, वह तो दुनिया में कोई और बो ही नहीं रहा ना। जब वो है ही नहीं तो मैं खरीद भी नहीं पाऊंगा, मुझे उगाना ही होगा। और उगाते समय जो तकनीक है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है, जिसने जो जिसे आप जानते हैं, जिस लिंक में हम साथ बैठिएगा, हमारे जो न्यूट्रलाइट है उसकी फार्मिंग कैसे होती है, दैट इज वेरी लेंदी एंड बिग पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए आपको समझ में आएगा हमारा रॉ मेटेरियल बीच बीच में क्यों कम पड़ जाता है, क्यों लेट होता है हमारा प्रोडक्ट आने में, क्यों बनते बनते हमारा प्रोडक्ट टीएनए हो जाता है, क्यों प्रोडक्ट हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ जाता है। तब आपको समझ में आएगा क्या हाथ में है आपके में, न्यूट्रलाइट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल टमाटर का लिया, एक एग्जाम्पल लेता हूं अश्वगंधा। हिल जाओगे आप कि क्यों ले हम अश्वगंधा। अरे साहब, अश्वगंधा तो परचून की दुकान पर मिलता है, हाँ मिलता है ना, पंसारी अश्वगंधा मिलता है, अश्वगंधा चूर्ण मिलता है। आपको सीधा अश्वगंधा भी मिल जाएगा, अश्वगंधा चूर्ण भी मिल जाएगा। उसी को पीस के खा ले, खाओ, कौन रोकेगा आपको भाई, आपकी मर्जी है, वो भी मत खाओ तो भी नहीं रोकेंगे हम आपको। अश्वगंधा हमें मार्केट में आयुर्वेदिक की दुकान पर भी मिल जाता है, वो तो अच्छा लेते होंगे, हाँ ले लीजिए। अश्वगंधा की गोली मिलती है, बिल्कुल मिलती है, फिर हम आपका अश्वगंधा क्यों लें। आंसर तो बहुत बड़ा है, और टाइम 2 ही मिनट है। बता दूं, अश्वगंधा में जो काम में लेते हैं वो रूट काम में लेते हैं, उसकी जड़ काम में लेते हैं। ठीक है। जड़ काम में लेते हैं तो जड़ दो तरह की होती है, मोटी और बारीक, पतली। मेन जड़ में से निकलने वाली शाखाएं। अब जो मेन जड़ है ये भी तो अश्वगंधा है ना, और इसमें निकलने वाली शाखा ये भी अश्वगंधा की जड़ है ना। ये तो क्लियर है, अंतर तो नहीं है। ये जो मेन रूट है, अगर मैं इस अश्वगंधा को काम में लूंगा तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कम मिलेगा, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कम मिलेगा। जैसे पौधे को ऊपर था, ऊपर की कली हम काट लें तो उसके अंदर ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये मैं बारीक रूट लूंगा तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ज्यादा मिलेगा। ठीक है। चूंकि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट दे रहे हैं आपको, इसलिए हम लिख भी रहे हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट इतनी मात्रा है हमारे इसकी, जिसे हम लिख रहे हैं इतने मिलीग्राम मिल रहा है, और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट बारीक इसमें मिल रहा है। इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट में अंतर होना चाहिए। अब मैं बता देता हूं ये जो दोनों का अंतर है, मेन बड़ी मोटी रूट और बारीक रूट, इसमें 7 से गुना का अंतर होता है। कॉस्ट में अंतर बता रहा हूं मैं, 700 टाइम कॉस्टली होती है ये बारीक रूट। और हम देख किस कॉस्ट में रहे हैं आपको, मार्केट में जो आप लेते हैं उसी कॉस्ट में दे रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं,
बड़ी आते हैं, सब थोड़े महंगे हैं। अरे महंगे छोड़ो, ये मैं कहता हूं दुर्लभ चीजें आपके हाथ में है। एक एग्जाम्पल असुंदा के लिए तो ऐसा मत समझना मैं अरे आप तो खरीदूंगा था। हर एक की कहानी है, वक्त नहीं है मेरे पास। आप वही समझ जाएंगे, वही ले लेंगे। चलो एक खास लेते हैं, जब टाइम 5 मिनट ले सकता हूँ शायद, ठीक है ना? और बंद कर देंगे आप तो बंद हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन सबसे ज्यादा काम में ले जाता है, मैं प्रोटीन की बात कर लेता हूँ। दूसरा भी प्रोटीन बेच रहा है। प्रोटीन नहीं बेच रहा वो, वह भी कंपोजिशन ऑफ एमिनो एसिड तो बेच रहा है ना। वो बोल रहा है इतना प्रोटीन है, एक्चुअल में उसके अंदर एमिनो एसिड ही बेच रहा है। वो भी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड सहित बेच रहा है। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, वो 9 नहीं है तो वो सब प्रोटीन नहीं है। मैं भी इस बहस से बच रहा हूं जो बहस आप करना चाहते हैं। प्रोटीन है, हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोटीन पीडी का स्कोर 1 है, उसका भी पीडी का स्कोर 1 है, ठीक है। ये पीडी का स्कोर हमें किस बात का इंडिकेशन देता है कि हमारे प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी क्या है? 100% है। बेचने पर उसने बेचना है तो एमबी से कंपेरिजन करना चाहेगा वो तो भाई। पहली बात तो पीडी का स्कोर 1 लिखते ही वो एमबी से महंगा चला जाता है। आप जिसकी तुलना कर रहे हैं ना, वो पीडी का स्कोर की कर लेना तुलना। और चीज तो छोड़ दो, अगर कोई भी ब्रांड अपने आप को पीडी का स्कोर 1 लिख रहा है तो एमबी से ऊपर जाया नहीं पड़ेगा उसको, उसकी मजबूरी है, कॉस्ट चली जाएगी। फिर भी बराबर में देता है। सिर्फ क्या मानते हैं, सिर्फ पीडी का ये पीडी का स्कोर लिखना इतना आसान है? आपकी बॉडी में प्रोटीन के अमीनो एसिड जाते हैं, पहला चरण होता है इनका डाइजेशन। डाइजेशन छोड़िए, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के साथ फिर इसका डाइजेशन होगा, इसका बॉडी यूटिलाइजेशन करेगी, यूटिलाइजेशन इसका एक्सक्रीशन करेगी, ये बाहर निकलेगा। आपने खाया और ये बाहर निकल गया, बिना बॉडी के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्ब हुए, पूरा प्रोसीजर नहीं हुआ, तो पैसा गया। जिस काम के लिए गया था वह काम तो सॉल्व नहीं हुआ ना, ठीक। इतने लंबे प्रोसीजर को हम देखें तो समझ में आता है कि हमारे प्रोटीन का कोई सानी यानी सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैसे अंदाज लगाएंगे साहब हमारे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोटीन का? वो नहीं है, प्रोटीन नहीं, हर एक प्रोडक्ट की बता रहा हूं। हम एक खास चीज बोलते हैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डालने का मतलब है हम आप इस प्रोडक्ट को जो पैक कर रहे हैं ऐसी चीज नहीं डाली गई जो इसको संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान अपना रखती हो। प्रिजर्वेटिव का मतलब है अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव आते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स आते हैं जो उस प्रोडक्ट की पैकिंग स्थिति में उसको लंबे टाइम तक रखने की सुविधा प्रोवाइड प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं को प्रिजर्वेटिव कहते हैं। हम प्रिजर्वेटिव नहीं देते हैं। जो आपको पीडी का स्कोर 1 दे रहा है, अदर कंपनीज, एक्स ब्रांड, क्या वो नॉन प्रिजर्वेटिव दे रहा है? इससे क्या फर्क पड़ गया था थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव डाल दिया तो? प्रिजर्वेटिव बात ये नहीं है कि प्रिजर्वेटिव के रूप में उसने कोई केमिकल डाला तो वो जहर हो गया, आपको नुकसान करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। अगर आप बिना प्रिजर्वेटिव के प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं तो आपको उसकी जो स्टोरेज करने के लिए जो क्वालिटी है वो इतनी हाई रखनी होगी कि उसके अंदर किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो जाए। यानी कि हाई रखने के हाईएस्ट फॉर्म को आपको टच करना होगा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। कहते हैं जितनी गुणवत्ता उच्च हो सकती है उस उच्चतम स्तर को टच नहीं किया आपने तो आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग फॉर्म में डैमेज हो जाएगा। और हम कहते हैं हम प्रोडक्ट आपको पैकिंग फॉर्म में दे रहे हैं और लिख रहे हैं, उसके ऊपर लिख रहे हैं नो प्रिजर्वेटिव। और नो प्रिजर्वेटिव लिखने के लिए हम 7 दिन का एक्सपायरेशन नहीं दे रहे आपको, हम आपको 2 साल का एक्सपायरेशन दे रहे हैं। हमारा कोई प्रोडक्ट आपको न्यूट्राइट का मिनिमम 2 साल उस पैकिंग फॉर्म के बाद रख रख आप खरीद लीजिए आज, 2 साल तक उसकी जो डेट है उससे 15 दिन पहले खोल लेना, एज इट इज मिलेगा। बिना प्रिजर्वेटिव के अगर हम एज इट इज फॉर्म में आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं तो इसका मतलब हम उसकी जो गुणवत्ता है उसकी उच्चतम स्तर को टच करना पड़ता है। इसलिए हम बोलते हैं वी आर नंबर 1। एनी पार्ट, किसी भी पार्ट पे देख लीजिए, चाहे हमारे प्लान फॉर्म में देख लीजिए, चाहे हमारे पे आउट्स के बारे में देख लीजिए, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में देख लीजिए। इसलिए लास्ट में एक ही चीज कहूंगा कि गर्व कीजिए आप एमबीए में हैं, गर्व कीजिए आपके हाथ में एमबीए जैसा प्लान है। लेकिन समझिए ये बिजनेस मॉडल हमारा क्या है, वी आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वी आर 100% एथिकल, वी आर 100% लीगल।
इन सब चीजों को फॉलो करने के साथ अगर हमें मौका मिलता है तो इस मौके को जुनून के साथ बिल्ड कीजिए। अंत में